तो आज जो हमारे बीच है वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर केडी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। मैं डॉक्टर केडी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं ऐसी बीमारियों को ट्रीट करता हूँ जो कि पेन किलर नहीं देकर पेशेंट को मूवमेंट के थ्रू पेशेंट को ठीक करना होता है। गाँव के अंदर जो ये बीमारियाँ आ रही है, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? रेगुलर टाइम पे वाना मतलब कोई एक्सरसाइज वगैरह ऐसी है जो वाना बताओ आप तो स्वस्थ रहबा को एक माध्यम बन जाओ वो एक्सरसाइज। समूह पहली पलंग पर उठे मौका फैली अपन की करनोवा की। बात करें डॉक्टर्स की तो अलग अलग तरीके के हॉस्पिटल्स होते हैं। यस। बहुत सारे पेशेंट गलती से Yes. चले जाते हैं उनके Yes, पास yes. बिना किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए। सर दर्द मुझे हुआ, हाँ। मैंने गोली ली, हाँ। अब वो सर दर्द तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे फील हुआ कि मेरे सर दर्द नहीं हो रहा। Yes. बट अंदर क्या वो और डैमेज कर रहा है मेरे सर को? बिल्कुल डेफिनेटली कर रहा है, क्योंकि आपकी जड़ को खत्म नहीं किया उसने। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ ऐसी बीमारियों का जो कि मानसिक स्तर पर है। Yes. और उनके बारे में विचार करने मात्र से वो बीमारी उत्पन्न हो जाती है। जो गांव के अंदर जो मानसिक बीमारी होती है ना, उसमें तो लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा है जो उसका एग्जाम आने वाला होता है, वो ज़्यादा सोचता है, टेंशन की वजह से भी उसकी नसें फट जाती है। ऐसा होता है? ऐसा भी होता है। तो मेरे पापा को किसी प्रकार से सिजोफ्रेनिया बीमारी हो गई। ये मेंटल डिसऑर्डर की सबसे गंभीर बीमारी होती है। तो मुझे ऐसी कुछ 5-10 जो भी आपको लगता है कि यार ये आपकी काम की चीजें हैं, इनको ले लो। और डेली रूटीन में सबको काम पड़ता है, हर घर में काम पड़ता है। उनके लिए एक बार आप थोड़ा सा बताओ। जैसे कोई भी तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला, बिकॉज इट्स अबाउट हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे आसपास के जो एरिया है यहाँ पे हम देखते हैं कि अवेयरनेस नहीं है इतनी। तो आज जो हमारे बीच है वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर केडी, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। और हम जिन मुद्दों पे आज बात करने वाले हैं, एक तो ह्यूमन ब्रेन, हार्ट से रिलेटेड, साइटिका वगैरह जो भी फिजियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका डॉक्टर केडी। कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया सर। क्या चल रहा है? एकदम ओके, बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल। तो जो हमारा जितने भी गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ पे, उनसे हम एक सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि एक्चुअल में आज के एपिसोड में होने क्या वाला है। ओके, ठीक। मैं आपकी आइडेंटिटी जानना चाहूँगा, वो लोग जो आपको नहीं जानते। हालांकि ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, बट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो सिग्नेचर क्वेश्चन है वो ये है कि कौन है डॉक्टर केडी और क्या करते हैं? आप अपने शब्दों में इसे कैसे परिभाषित करेंगे? ठीक है, मैं डॉक्टर केडी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, जो कि बेसिकली गांव एक विलेज है लसाड़िया, वहाँ का रहने वाला हूँ और 3 साल से भिलवाड़ा में कार्यरत हूँ। मैं ऐसी बीमारियों को ट्रीट करता हूँ जो कि किसी पेन किलर नहीं देकर पेशेंट को मूवमेंट के थ्रू पेशेंट को ठीक करना होता है। वो होती है फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर आता है जो भौतिक चिकित्सा, जिसके अंदर गति बल उनका उपयोग किया जाता है। मूवमेंट साइंस पर वर्क करते हैं। जैसे कोई बैक पेन हो रहा है तो मूवमेंट के थ्रू अपन उसको कैसे इंप्रूव करेंगे, ना कि उसको पेन किलर देके या कोई किसी प्रकार की कोई सर्जरी करवा के उसको केवल एक्सरसाइज के थ्रू पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, वो उसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो इनका कहने का जो मतलब है वो ये है कि किसी भी बिना मेडिसिन के उस व्यक्ति का इलाज मूवमेंट से, कोई एक्सरसाइज करवा के किया जा सकता है। बेसिकली ये फिजियोथेरेपिस्ट है, यानी कि थेरेपी के द्वारा ये उस पेशेंट को ठीक करते हैं, उसकी बीमारी को ठीक करते हैं, जैसे कि साइटिका। तो अब इनको अपन डिटेल में समझेंगे एक्चुअल में ये बीमारियाँ होती क्या क्या है और फिजियोथेरेपिस्ट एक्चुअल में कौन होता है। एक बार थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस हमारी गांव से है। ओके, जैसे कि लोग सोचते हैं कि जैसे कोई किसी को बैक पेन हो जाता है, कमर दर्द हो रहा है किसी को, तो गांव वाले सोचते हैं डॉक्टर साहब यार मार कमर दर्द हो रही तो मैं कोई ना बतावा जाऊँ। पहला क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि मैं कोई ना बतावा जाऊँ। तो सबसे पहले पेशेंट को ये चाहिए कि उसको बैक पेन कितने टाइम से हो रहा है, कितना लंबा है। स्टार्टिंग के ही एक कॉज है कि 1 महीना हुआ है, तो सबसे पहले उसको फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर को बताना चाहिए, जो उसके कुछ स्पेशल टेस्ट लेगा। कुछ टेस्ट होते हैं हमारे जिसमें पेशेंट को कोई MRI, कोई सोनोग्राफी, कोई एक्सरे कुछ भी नहीं कराना होता है। केवल उस पेशेंट की हम चाल देखते हैं और मूवमेंट करवाते हैं। जैसे हाथ पाँव को ऊपर करिए आप, उसको पेन कैसा हो रहा है, उसको चलने का तरीका कैसा है, उठने बैठने में किस प्रकार का दर्द आ रहा है, उसके थ्रू ही हम डायग्नोस कर लेते हैं उसको किस प्रकार की बीमारी हो रही है। उसको विदाउट पेन किलर के ही कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज बता देते हैं, वो कंटिन्यू 7 से 8 डेज तक कंटिन्यू करता है, उसमें वो ठीक हो जाता है। तो उसमें उसका कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है और मिनिमम चार्जेस के अंदर पेशेंट ठीक हो जाता है। और इसमें और किस तरह की बीमारियां और आती है? साइटिका जो होती है उसको एक्चुअल में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो कि साइटिका होता क्या है। ओके, साइटिका क्या होती है? एक अपने कमर की सबसे बड़ी नर्व होती है जिसको साइटिक नर्व बोलते हैं, जो अपने कमर के हिस्से से निकलती है, जो पूरे पाँव में जाती है। जैसे कि अपनी ये स्पाइन होती है, स्पाइन में
ये हिस्सा हो गया। मोस्टली कॉमनली जो बीमारी होती है वो इसी में ये होती है। कमर के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा है। यस, ये कमर जैसे ये वर्टिब्रा होती है अपनी, इनके बीच में छोटा सा स्पंज रहता है, सोकर जैसी संरचना होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, मतलब ऑयल जैसी लिक्विड संरचना होती है, बराबर रहता है इसके अंदर, चिपचिपा एक पदार्थ चिपचिपा पदार्थ। जैसे पेशेंट आगे की तरफ मूवमेंट करता है या हेवी वेट लिफ्ट कर देता है और उसकी पोजीशन परफेक्ट नहीं होती है, तो ये जो लिक्विड होता है ना, ये पीछे की तरफ निकल जाता है, और पीछे निकल रही होती है ये नर्व, जो पीछे आप देख पा रहे हो कि ये पीछे की तरफ आपको नर्व दिख रही है, ये नर्व है, सारी येलो कलर की लाइन दिख रही है, ये पूरी नर्व है जो पूरे पाँव में सप्लाई करती है। तो साइटिका सबसे बड़ी नर्व है जो अपनी कमर से होती हुई पूरे पाँव में जाती है, जो पाँव को सेंसेशन फील कराती है। तो क्या होता है कि वो दब जाती है, दबने की वजह से उसमें जो ब्लड की सप्लाई होती है ना, वो रुक जाती है। और इसकी वजह से एक इंसानी जो शरीर होता है उसमें क्या नुकसान होता है, कैसे पता चलता है कि उसको ये बीमारी हो गई है? ओके, तो अपना जो मरीज होता है वो पहली शुरुआती लक्षण में ये करता है कि सर मैं जब से झुक रहा हूँ आगे तो मेरे को दर्द आ रहा है, करवट ले रहा हूँ तो दर्द आ रहा है, उसके साथ में पाँव में झुनझुनी लग रही है, करंट जैसा लग रहा है, और पाँव बचक बचक, आम भाषा में बोलते हैं बचक बचक करना, पाँव में नींद आना, पाँव सो जाता है। तो वो सारी जो कंप्लेन करता है ना ऐसा, तो उनको साइटिक नर्व कंप्रेशन होता है। ओके, ऐसा ठीक है। तो अब मान लो बीमारी हो गई किसी को, तो बहुत सारे राय देने वाले लोग उनको मिलते हैं कि वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। इंसान कंफ्यूज हो जाता है। Yes. गांव के अंदर कोई भी लेडीज़ है या जेंट्स है तो उनको पता नहीं कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है, लैक ऑफ नॉलेज है वहाँ यस पे। यस यस, और इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से वो गलत इलाज भी कई बार ले लेते हैं। right. तो मैं आपसे सिंपल शब्दों में उन गांव वाले लोगों को या फिर जो भी जरूरतमंद लोग हैं जिनको ये जानना है कि एक्चुअल में साइटिका होते ही मुझे कहाँ जाना चाहिए, ओके, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ठीक है। देखो, पहले कोई भी बीमारी होती है ना, पहले जो मरीज होता है ना, पहले उसको उसके बारे में नॉलेज जाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेशेंट को साइटिका हो रही है, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि मेरे को तकलीफ क्या हो रही है और कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो वो अलग अलग डायरेक्शन पे जाएगा, कभी मसाज वाले के पास जाएगा, कभी वेटरनरी वाले के पास में जाएगा। तो इससे पेशेंट क्या होता है कि अगर कंप्रेशन जब माइल्ड सा हो रहा है, कम सा हो रहा है, और पेशेंट किसी वेटरनरी वाले पास में गया और ज़्यादा हो गया, तो पाँव फुट ड्रॉप में हो जाता है। फुट ड्रॉप का मतलब होता है कि पैर का जो पंजा होता है, वहाँ की नर्व कंप्रेस होने की वजह से पंजा लटक जाता है, तो पाँव पैरालिसिस में चला जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए पहले अपने को स्टार्टिंग में ही, जैसे अपने को पेन स्टार्ट हुआ आज 7 डेज के अप्रोक्स में, अपने को फिजियोथेरेपी से कंसल्ट कर लेना है। फिजियोथेरेपी से उसको सिंपल सी एक्सरसाइज डिजाइन करेगा जिसकी वजह से नस पे जो दबाव आ रहा है वो दबाव कम हो जाएगा। इस प्रकार की हम उसकी संरचना से, उसकी बॉडी की संरचना से उसके प्रकार की एक्सरसाइज कराएंगे जिसके थ्रू उसकी जो नर्व पे कंप्रेशन आ रहा है, दबाव आ रहा है, वो कम हो जाएगा। तो पहला दबाव कैसे कम करके, अपनी पेट की जो मांसपेशी होती है उसको स्ट्रेंथ करते हैं, मजबूत करते हैं, जिसकी वजह से जो पेल्विक होती है ये ऊपर की तरफ चल जाती है। तो पीछे क्या सिंपल एक्सरसाइज से इस जगह को मजबूत करना पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली 100% श्योर हूँ कि अगर अपन सिंपल से एक्सरसाइज भी करें ना, और पेशेंट को बीमारी अगर 1-1.5 महीने पुरानी हुई तो वो 7 से 8 डेज के अंदर कंप्लीट कर हो जाएगा विदाउट किसी पेन किलर के, केवल हीटिंग पैड। कोई गोली दवाई नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई गोली दवाई नहीं उसके अच्छा, अंदर। एक चीज़ मैं बता दूं आपको दोस्तों, जो डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हैं ये भिलवाड़ा के ही एक निजी हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और फर्स्ट बार जब हमारी बात हुई थी इन टॉपिक्स को लेके तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि यार ये कुछ सिंप्लीफाई करके चीज़ें समझाने वाले हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, हालांकि आई रिस्पेक्ट एवरी डॉक्टर्स, बट लोग रेडी नहीं होते हैं सही बात बताने के लिए। कई बार मैं नोटिस करता हूँ कि वो जो असली बात है वो बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनसे जो कम्युनिटी है उनका नुकसान है, डॉक्टर कम्युनिटी का। तो बेसिक बात इतनी सी है कि अगर इन पॉइंट्स को आप समझते हो, जैसे कि इन्होंने बताया, तो शायद आप बहुत सारे अननोन खर्चों से बच सकते हो, अननोन मानसिक बीमारियों से बच सकते हो। क्योंकि जैसे ही आपका कमर दुखा या रिलेटेड टू फिजियो, मतलब थेरेपी से जो चीज़ें ठीक हो सकती है, वो चीज़ें आपने ना करके आप डॉक्टर के पास चले गए, डायरेक्ट उन्होंने ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया, आपने करवा लिया, प्रॉब्लम घटने की जगह और बढ़ गई। ना हम यहाँ पे किसी का प्रचार करने के लिए बैठे हैं कि भाई ये डॉक्टर कोई अपनी दुकान का प्रचार कर रहे हैं कि आप इनके पास आओ, ये नहीं बोल रहे हैं। ना मैं बोल रहा हूँ कि आप इनके पास जाओ, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अगर आपको कमर के अंदर कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है जो कि पेन दे रहा है, झुकने में समस्याएं दे रहा है, या फिर करवट लेने में दिक्कत कर रहा है, तो सबसे पहले आपको फिजियोथेरेपिस्ट, भौतिक चिकित्सक के पास आपको जाना है। उनका हालांकि हर शहर में है आजकल, तो छोटी छोटी जगहों पे भी मिल जाते हैं। आपको जाने के बाद उनसे राय लेनी है। अगर वो डॉक्टर से रिलेटेड है तो वो सजेस्ट कर देंगे कि भाई मेरे बस का नहीं है, आप इनको इस जगह लेके जाओ। या फिर अगर एक्सरसाइज से ठीक होने लायक है तो वो ये भी सजेस्ट कर देंगे। तो पहली प्रायोरिटी है फिजियो। जो भी फिजियो से रिलेटेड डॉक्टर से, आप किसी भी आसपास आपके जो भी है उन भाई से या डॉक्टर साहब से आप कंसल्ट कर सकते हो, या जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन भी इनकी रखता है, ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है तो आप उनसे जानकारी लेके फिर अगर बड़ी समस्या होती तो आप एक्चुअल में जो डॉक्टर है उनके पास जाओ।
वो जो सजेस्ट करे फिर उनके हिसाब से एक्ट करो। तो इन चीज़ों को हम लोग आप ऐसे ना लेना कि किसी हॉस्पिटल का कोई प्रचार हो रहा है, या फिर हम वो बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में होती है, और ये बिना पर्दे के सारी बातें आपके सामने रखेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें चलती है इन सब पर्दे के पीछे, और लोगों को किस तरह से मूर्ख बनाया जाता है कि आप ये महंगा इलाज लो, ये जांच करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। हालांकि किसी भी डॉक्टर कम्युनिटी के हम अगेंस्ट नहीं है, पर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना हमारा काम है, और ये मैं हमेशा करता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि लोगों तक हम सिंप्लीफाई करके चीज़ों को पहुँचाएंगे। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि फिजियो से रिलेटेड साइटिका हो गई, और क्या बीमारी हो सकती है इसमें? मोस्ट ऑफ जैसे कि कोई भी गोल्ड स्मिथ है, मतलब सोनार का काम है, किसी का मशीनरी चलाने का काम है, या किसी का डेस्क जॉब का काम है, सीए है, बैठे रहने का काम, बैठे रहने के जितने भी काम हैं जिसके अंदर पेशेंट कोई भी मरीज होता है वो 7 से 8 घंटे कंटिन्यू बैठा है या 3 से 4 घंटे बैठ रहा है, ठीक है, तो उसका अगर पोस्चर सीधा नहीं है, मतलब उसकी बॉडी है ना वो अलाइनमेंट में नहीं है प्रॉपर, तो उस केस में क्या होता है कि वो दूसरी मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से मांसपेशियां स्टिफ हो जाती है, स्टिफ होना की जाम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को गर्दन का मूवमेंट करने में इशू आता है, या पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे को डॉक्टर साहब गर्दन से दर्द होता है, वो मेरे हाथों में झुनझुनी लग रही है। तो वो क्या पेशेंट करता है कि पेशेंट की जो नेक होती है वो आगे की तरफ रोटेट कर देता है। अपने को भगवान ने इस प्रकार से बनाया है कि अपना जो नेक, अपना जो कान का जो हिस्सा होता है ना, वो पूरा सीधा अपन एडी के हिस्से पर कनेक्ट होता है, ऐसे लाइन निकलती, स्ट्रेट लाइन, जिसके थ्रू अपनी बॉडी का बैलेंस रहता है, ग्रेविटी का बैलेंस रहता है। अगर सोचो कि मेरी जो नेक है ये हिस्सा थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब आगे चला गया, तो ये जो हिस्सा है ना जिसमें इसमें वेट मान लो कि 5 kg वेट है और ये आगे की तरफ फॉरवर्ड हो गया, तो ग्रेविटी जो वर्क करेगी ना इस पर 10 किलो का फोर्स लगाएगी, तो अपना ब्रेन उस आगे झुकाव की वजह से, यस आगे झुकाव की वजह से, तो यहाँ की मांसपेशियां टाइट हो जाती है। तो पेशेंट बोलता है कि सर मेरे को तो यहाँ पे दर्द आ रहा है, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, जिसमें टेपिजिस की मसल्स टाइट हो जाती है, ये स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से उनको गर्दन में पेन आता है। तो ऐसे बचने के लिए अपने को एक तो पोस्चर मेंटेन करना। अच्छा, इसका जो एंड होता है, मतलब लाइक अगर वो इलाज नहीं करवा रहा है और ये पेन सालों से चला आ रहा है, तो ये कहाँ तक जा सकता है? इतना सीवियर हो जाएगा कि गर्दन पेशेंट इससे ज़्यादा रोटेट नहीं कर पाएगा। उसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, हड्डियाँ आपस में चिपकने लग जाती है, तो पेशेंट बोलता है कि मेरे को सिर दर्द तक भी पेन आता है, रात को नींद नहीं आती है, हाथों में करंट जैसा लगता है और पूरी रात नहीं रह पाता, तो वो एंजाइटी में चला जाएगा पूरा पेशेंट। तो वो उस चीज़ से फिर बाद में निकल नहीं पाएगा, क्योंकि हड्डियों के बीच में गैप होने के बाद में वापस उसको निकालना बहुत टिपिकल टाइम हो जाएगा। फिर यहाँ कहीं ना कहीं अगर नर्व पर कंप्रेशन आ गया तो उसको सर्जरी पर जाना पड़ जाएगा। और सर्वाइकल की जो सर्जरी होती है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें जान भी जा सकती है। यस, जान पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट। अच्छा, अगर किसी प्रकार की कोई नर्व पर दबाव ज़्यादा आ गया है तो हाथ पैरालिसिस हो जाती है और कोई भी श्योरिटी नहीं होती वो पेशेंट कब वापस काम करने लगेंगे। तो क्या ये वाली जो बीमारी है इसको भी नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, बिना कोई गोली दवाई वगैरह से? बिल्कुल, क्योंकि अपन ने बताया कि अपन गर्दन आगे की तरफ जा रही है, तो ये मूवमेंट डिसऑर्डर है, मूवमेंट की वजह से हो रहा है। तो मूवमेंट डिसऑर्डर को भी अपने क्लियर करने के लिए उनको पर्टिकुलर एक्सरसाइज करेंगे अपन, तो मसल स्ट्रेंथ हो जाए, अपनी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी यहाँ की नेक, और पीछे वाली मसल को स्ट्रेंथ कर देंगे तो अपनी जो नेक आगे की तरफ फॉरवर्ड हुई वो बैक साइड में चली जाएगी, पेशेंट रिलीफ हो जाएगा। और अब जैसे वो पेशेंट आपके पास आया, यस साहब मेरे यहाँ पे इस तरह का कुछ दर्द हो रहा है, यस, तो शुरुआती जो आप उसको राय देते हैं वो क्या होती है? लगभग पेशेंट जैसे हमारे पास में आया है तो हम सबसे पहले उसका, वो जब हमारे पास में आता है तो हम पहले देखते हैं उसका बैठने का तरीका कैसा है, पोस्चर कैसा है उसका, उसकी नेक आगे की तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है, या नेक का मूवमेंट कितना हो रहा है। तो हम पहले पेशेंट की फिजिकल मूवमेंट देखते हैं कि उसका मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन कितना है। उसके साथ में पेशेंट की चीप कंप्लेन क्या है। चीप कंप्लेन मतलब पेशेंट अपनी भाषा में बताता है कि झुनझुनी हो रही है, करंट आ रहा है, टाइट हो रहा है, गर्दन मोड़ने में तकलीफ आ रही है। उसके आधार पर हम उसका पाल्पेशन करते हैं। मतलब कोई पाल्पेशन क्या होता है? पाल्पेशन ये होता है कि जैसे मसल्स है इस पर हमने हाथ लगा के उसको फील करते हैं कि स्टिप कितनी है, स्टिफनेस ज़्यादा है तो उसके अंदर मसल। स्ट्रिप मतलब क्या? स्टिप मतलब जाम होना। ठीक है, तो क्या हाथ लगाने मात्र से वो जाम पता चलता है? यस, क्योंकि जहाँ जाम हो रहा होगा ना वहाँ पे अपने हाथ टच करेंगे तो बिस्किट जैसे संरचना से अपने को टोट बैंड्स दिखेंगे। टोट बैंड क्या होता है? क्लॉटिंग्स जो होती है ब्लड की। यस, तो उसमें क्या होता है, मसल्स जैसे मसल्स ऐसे बनती हुई है, मसल ऐसे बनती है, तो उनके बीच में गिठाने बन जाती है, तो वो गिठाने मल्टीपल होती इतनी स्टिफ हो जाती है कि गर्दन के मूवमेंट को भी लॉक कर देती है। अभी इतना ही मूवमेंट कर पाएगा क्योंकि वो स्टिफ हो गई है। जैसे में उसका नहीं होगी। यस, और जैसे उसकी रेंज खोली और पेशेंट स्मूथली इजी कर पाएगा। तो फर्स्ट सेशन में उसको बहुत रिलीफ मिल जाता है। फर्स्ट सेशन में पेशेंट बताएगा कि भाई डॉक्टर साहब एकदम हल्का हो गया, क्योंकि उनकी मसल्स को हमने लूज़ कर दिया है। लूज़ करने की बहुत सारी टेक्निक होती है, उसके थ्रू हम उसको लूज़ कर देते हैं। जैसे कि एक कपिंग भी होता है, MFR भी होता है, जिसके थ्रू हम एक स्पेशल टूल होता है जिसके थ्रू मांसपेशी को लूज़ करते हैं। उस टूल अपनी मसल्स के ऊपर लगाते हैं, उसको लुब्रिकेंट्स लगाते हैं ऑयल, और उसके थ्रू लूज़ करते हैं उसको, जिससे उसकी रेंज बढ़ जाती है। जैसे पहले पेशेंट मेरे पास में आया इतनी रेंज कर पा रहा था, उसके बाद में जैसे ट्रीटमेंट दिया उसके बाद हैंड उसकी रेंज बढ़ जाती है।
तो क्या ये जो आप थेरेपी बता रहे हैं इसमें जो ट्रीटमेंट होता है यस ये दर्दनाक हो सकता है? माइनर सा दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि उसको जब अपन मसल्स को कंप्रेस करके दबा के उसको लूज करेंगे तो थोड़ा सा पेन बढ़ सकता है 1-2 दिन, उसके बाद में परमानेंट कंप्लीटली रिकवर हो कितने जाएगा। दिन के ट्रीटमेंट में इस तरह के मरीज ठीक हो जाते हैं? अगर पेशेंट की बीमारी 1 महीने से पुरानी है तो विद इन 10 डेज में क्योर हो जाती है। 10 दिन के अंदर Yes. ठीक हो सकता ठीक हो सकता है। अगर पेशेंट की कंप्लेन 2 से 3 साल पुरानी है तो उसको फिर महीना भर से अभाव लग सकता है। है? साइटिका में भी सेम है ये? जी, या sciatica दोनों का ड्यूरेशन अलग अलग है? नहीं, दोनों का अलग अलग ड्यूरेशन है, क्योंकि सर्वाइकल में डिपेंड ये करता है कि सर्वाइकल की गर्दन में नस दबी है या केवल मांसपेशियां टाइट है। तो मांसपेशियां टाइट है तो वो 10 डेज में खुल जाती है, जबकि नस पे दबाव है तो नस पे दबाव को सीधा होने में टाइम लगता है। और इसके अंदर किसी प्रकार की पेन किलर ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि पेन किलर जो वर्क करती है ना, वो अपने जैसे अपने इंटेक करी और उसके थ्रू अपने ब्रेन से वो जो रिसेप्टर होते हैं जो अपने को पेन का एहसास कराते हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है, तो पेशेंट को पेन फील ही नहीं होता है। जैसे उसका असर खत्म होता है और पेशेंट पेन कम लगता है। अच्छा, ये मेरे को खुद भी जानना था कि जैसे कोई पेशेंट है, यस अगर उसको किसी तरह का कोई पेन हो रहा है, यस ठीक है, करीब 1 महीने से चल रहा है मान लो, ठीक है, सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन वगैरह या कुछ भी, यस पिछले 1-2 महीने से वो पेन रिलीफ ले रहा है। राइट। अब पेन रिलीफ क्या काम कर रहा है बेसिकली कि उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर करके रहा है। उसको फील ही नहीं होने दे रहा है कि ये दर्द हो रहा है। यस बट मैं जानना चाहता हूँ कि वो दर्द कर क्या रहा है एक्चुअल में, ओके ठीक है, क्योंकि उसको एहसास तो नहीं हो रहा, Right. बट कुछ तो हो रहा है। यस। तो जैसे कि किसी पेशेंट ने कंप्लेन करा है कि मेरे को नेक पेन हो रहा है। ठीक है, नेक पेन मतलब कि ये जो सर्वाइकल का हिस्सा होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हिस्सा तक आता है C7 तक, ये अपना सर्वाइकल हो जाता है। इसके अंदर ट्रेपेजियस मांसपेशियां ऐसे लगी होती है तो वो टाइट हो रही है, तो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि सर मेरे को मोड़ने में तकलीफ आ रही है, तो पेन किलर अपन ने दी तो पेशेंट को पेन का एहसास खत्म हो गया। बीटा ब्लॉकर होता है जो उन्होंने ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से उसको नर्व में जो पेन आ रहा था, मसल्स में जो पेन आ रहा था, वो पेन खत्म हो गया है। वैसे मेडिसिन खत्म होती वापस पेन कम लेके जाता, तो उसकी रूट कोज पर वर्क नहीं हुआ, मतलब उसकी जो जड़ है ना वो जड़ खत्म नहीं हुई है। नहीं मैं मतलब मेरा इसमें ये मानना है कि चलो पेन रिलीफ से उसको रिलीफ तो मिला, यस बट क्या बैकग्राउंड में भी कुछ ऐसा हो रहा है जो उसको आगे तकलीफ दे सकता है? सालों तक अगर वो पेन रिलीफ ही लिया जा रहा है, Yes. नहीं कर रहा है उसको, Yes. मान लो कि रूट कोज खत्म ही नहीं कर रहा हो, राइट या फिर वो उसको बस डेली रिलीफ के लिए ले रहा है गोली, Yes. रात को सो जाता है, फिर अगले दिन दर्द हुआ फिर लेगा फिर सो जाएगा, तो उसके लिए तो एक तरह का वो साधन मिल गया उसको ठीक होने का, ठीक है, वो टालता रहेगा डॉक्टर के पास जाने का। राइट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि साल 2 साल 5 साल 10 साल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अगर उसकी मानसिक कोई बीमारी थी, सरदर्द था, हाँ। तो वो सरदर्द 10 साल में क्या हुआ उसका मतलब? ओके, ठीक तो उसको लग रहा था Right. गोली लेने के बाद, Yes, yes. बट बैकग्राउंड में क्या हो रहा था? देखो जब भी वो पेन किलर ले रहा है तो उसका इफेक्ट किडनी पर पड़ रहा है, तो वो सर्वाइकल को ठीक कराते कराते वो डायलिसिस पर जाएगा, अच्छा, क्योंकि किडनी पे ज़्यादा पेन किलर लेने की वजह से किडनी पर प्रभाव पड़ गया है, तो किडनी वो पेन ठीक कराने गया था सर्वाइकल का और उसको डायलिसिस पे जाना पड़ गया। बाकी जो पेन ठीक कराने के लिए उसने ली, उस बीमारी और सीवियर, मतलब वो जो बीमारी है वो और सीवियर बन रही है या वही है? वो सीवियर बन रही है क्योंकि उसके जड़ खत्म नहीं हो रही है, वो तो ब्रेन से सिम्टम गायब कर रही है उसका। मान लो जैसे कि सर दर्द है, यस मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करना चाह रहा हूँ। यस सर दर्द मुझे हुआ, हाँ मैंने गोली ली, हाँ अब वो सर दर्द तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे फील हुआ कि मेरे सर दर्द नहीं हो रहा, यस बट अंदर क्या वो और डैमेज कर रहा है मेरे सर को? बिल्कुल डेफिनेटली कर रहा है, क्योंकि आपकी जड़ को खत्म नहीं किया उसने, आपके ब्रेन से वो जो पेन का जो सिम्टम था उसको खत्म कर दिया उसने। तो आपकी मसल जो टाइट हो रही है जिसकी वजह से आपको सर्वाइकल पेन हो रहा है, तो वो मसल तो लूज हुई ही नहीं है, मसल तो स्टिफ ही है, जिसकी वजह से और नसों पर इफेक्ट आएगा, जिससे और सीवियर हो जाएगा। उसके अलावा पेन किलर की जो साइड इफेक्ट है उसकी वजह से उसकी किडनी खराब हो जाएगी। यानी कि पेन किलर का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट एक किडनी डिजीज हो सकता है। यस डेफिनेटली किडनी की बीमारी जो होती है वो पेन रिलीफ की वजह से, पेन रिलीफ की वजह से होती है। तो फिर ये किस कंडीशन में लेनी चाहिए? मतलब कुछ तो ऐसी कंडीशंस रहती होगी ना जिसमें ये काम की हो। यस जैसे कोई पेन किलर एक इमरजेंसी ड्रग्स में काम लेना चाहिए, जब अपने को सिवियरिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अपन सहन भी ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपको गर्दन का पेन हो रहा है, आप सिंपल सा गर्म पानी का सेक करेंगे ना, उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा, तो वहाँ पेन किलर को आपकी नीड ही नहीं है। पर जहाँ अब आपको लगता है कि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है मेरे को और मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है और मेरे को सिर्फ इतना सीवियर हो रहा है, उस केस में आप पेन किलर लोगे, वो भी मिनिमम क्वांटिटी के अंदर। आपको लंबे ड्यूरेशन तक नहीं लेनी है, जब आपको लगे कि ये अति हो गई तब जाके आपको पेन किलर लेनी चाहिए। बाकी कितनी गोलियां ठीक रहती है अगर मंथली बेसिस पे मैं जानना चाहूँ तो? मंथली मैक्सिमम 5 गोली पेशेंट है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी। मतलब एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहे हैं? यस कि 5 लास्ट है? 5 लास्ट है, बाकी तो एक भी नहीं लेनी? नहीं लेनी बट चाहिए, 5 तक आप ले सकते हो अगर सीवियर दर्द है। सीवियर का दर्द हो तो राइट। ठीक है, अब इसमें फिजियो के अंदर और क्या बीमारी होती है? जैसे किसी का लिगामेंट स्ट्रेन हो गया। लिगामेंट मतलब? लिगामेंट क्या होता है, अपनी जो बोन होती है, इस बोन को
इस बोन होती है, इस बोन को दूसरी बोन से जो कनेक्ट करने का जो काम होता है वो लिगामेंट करता है। ये मांसपेशी टाइप कुछ होता है? नहीं, ये एक धागा नुमा संरचना होती है जो आप देख पा रहे हो, ये लिगामेंट होता है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, जिसको लिगामेंट बोलते हैं। ये क्या करता है, नी को स्टेबिलिटी का वर्क करता है, नी को पकड़ लेने का काम करता है। अगर ये नहीं होगा तो पेशेंट जब दौड़ेगा ना तो नीचे गिर जाएगा, उसका ये टूटने की वजह से बैलेंस नहीं बन पाएगा, नी में स्टेबिलिटी नहीं होगी है। तो जैसे कि इसमें ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड टियर है, तो उस केस में आप सिंपल सी एक्सरसाइज करोगे, जैसे कि आपकी ये क्वाड्रिसेप्स मसल्स है। अगर आपको नी में फर्स्ट ग्रेड स्ट्रेन हो गया या सेकंड ग्रेड नी के अंदर से लिगामेंट टूट गया है, तो अगर आप अपनी मांसपेशी को इस प्रकार से ट्रेन कर देंगे तो इस पे लोड कम हो जाएगा, तो ये हील होने लग जाएगा। अगर आपकी मांसपेशी वीक है और आप पेन किलर खाए जा रहे हो और रेस्ट ले रहे हो तो वो और नुकसान कर रहेगी वो, क्योंकि मसल्स को तो स्ट्रेंथ कर ही नहीं, मसल्स को तो वीक करती जा रही है, तो उसका क्यूरिफिकेशन उससे नहीं हो पाएगा। तो स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर भी फिजियोथेरेपिस्ट का अहम रोल होता है। स्पोर्ट्स इंजरी की अगर अपन बात करें, यस, तो इसमें बहुत सारे जैसे ये खिलाड़ी वगैरह है, यस, नीरज चोपड़ा है, ऋषभ पंत है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी अपने इंडिया के लिए पहले टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए थे नीरज चोपड़ा। उसके बाद में अभी जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर सिल्वर मेडल लेके आए थे, जबकि उनको शोल्डर के अंदर मेजर इंजरी हो गई थी, तो उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद वहाँ का जो नीरज चोपड़ा के साथ में एक फिजियोथेरेपिस्ट है ईशान नाम से, वो पर्टिकुलरली उनका 24 हॉर्स उनके साथ में रहते हैं, तो उनको वो इंजरी से वापस उनको गेम बैक में वापस हेल्प करने के लिए उन्होंने अपना बहुत माइलस्टोन काम किया, जिसकी वजह से उनका वापस अपने इंडिया के लिए वो गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल लेके आया। तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट का इतना बड़ा रोल है कि वो आदमी इतनी सीवियर इंजरी होने के बाद भी वापस गेम में आता है और ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल लेके आता है। उसके आधार पर अभी ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके अंदर उसको लिगामेंट भी टूट गए थे उसके बाद में उसकी सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद उसने पर्टिकुलर रिहेब किया, आपने देखा होगा कि उसने पर्टिकुलर रिहेब हुआ। उसके बाद लखनऊ टीम ने उनको 27 करोड़ रुपए की बोली पे उसको खरीदा था। अब लास्ट वाले पूरे गेम में वो चला नहीं, लास्ट वाले गेम में उसने 1 शतक लगाया था। तो देखो, एक नॉर्मल खिलाड़ी गिरने के बाद भी, उसकी सर्जरी होने के बाद भी वापस गेम में कम बैक कर पाया, जबकि नॉर्मल इंसान तो जैसे गिर जाता तो वो वापस गेम में कम बैक ही नहीं कर पाता है। तो फिजियो का इतना बड़ा रोल रहता है। न्यूज़ में बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में सुनता रहता हूँ कि उनको रिलेटेड टू दिस जो चीज़ें हुई है उनको ठीक करने में भी फिजियो का काफ़ी अहम रोल होता है, जो उनकी टीम में भी होता है, जो रिहैब सेंटर होते हैं इनमें भी काफ़ी फिजियो से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, उनको हायर किया जाता है। कोई भी जैसे ओलंपिक खेलता है या स्पोर्ट्स कुछ भी खेलता है तो उसके साथ में उसका कोच होगा, न्यूट्रिशंस वाला होगा और फिजियोथेरेपिस्ट होगा। इन तीनों चीज़ों के बेस पे ही आदमी एक अच्छे लेवल पर पहुंच सकता है। विदाउट फिजियो के आदमी इतना अचीव नहीं कर पाएगा। और जैसे पहलवानी वगैरह होती है, हाँ, तो पहलवानी में भी इसका कोई अहम रोल होता है? यस, पहलवानी के अंदर मेन रोल होता है, क्योंकि इसके अंदर वो शोल्डर से फोर्स लगाते हैं। शोल्डर से फोर्स लगाने की वजह से शोल्डर के जो टेंडन होते हैं वो भी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से भी उनको वापस गेम में कम बैक करने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो उसके अंदर भी मेन रोल रहता है। यहाँ पहलवानी करते तब उनकी बॉडी इतनी टाइट हो जाती है कि वो 2-3 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं उनकी बॉडी जाम हो जाती है। तो उनकी मसल को, स्टिफनेस को, जाम को खोलने के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल रहता है, जिसके अंदर वो MFR, ISTM, कपिंग, इनका यूज़ लेकर उनके मसल्स को लूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छी परफॉर्मेंस कर पाता है। अभी भिलवाड़ा की बात बता रहा हूँ कि अपने अभी कल परसों की न्यूज़ में देखा था मैंने, अनुज नाम का एक लड़का है, भिलवाड़ा का है, जो कि अपने एशिया गेम के अंदर भी गोल्ड मेडल लेके आया। अभी वर्ल्ड लेवल के उसके चैंपियनशिप उसमें भी उसने पार्टिसिपेट किया। शायद शाहपुरा से नहीं, यहाँ अखाड़े से है, वो अपने गुरु राम निवास जी अखाड़े से है। अच्छा। उसकी एंकल में इंजरी हो गई थी। तो मेरे पास में 4 से 5 दिन आया था। तो उसकी एंकल में इंजरी होने की वजह से वो थोड़ा सा नर्वस भी हो गया था कि मैं कैसे क्या करूँगा। तो उसने जैसे उस वर्क किया और वापस वो अभी अपने भिलवाड़ा का नाम रोशन किया उन्होंने और अपने मेडल लेके आया, वो भी गोल्ड मेडल। वो अभी तक कभी पीछे ही नहीं हुआ, हमेशा हर एज के अंदर वो मेडल लेके आ रहा है। तो मैंने सुना है, हालांकि भाई से कभी मिला नहीं हूँ, बाकी शाउट आउट टू अनुज जो भिलवाड़ा के लिए गोल्ड मेडल लेके आया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भिलवाड़ा का नाम रोशन जो भी लोग कर रहे हैं, मैं उनका फैन होता हूँ। यहाँ तक कि इवन लड़कियों में भी कर रहा है। एक माली है अपने विष्णुई है नाम मुझे याद नहीं आ रहा पर्टिकुलर, पुर से नहीं, अपने भिलवाड़ा से हैं, जो उसके मुकेश जी उनके फादर है आई थिंक। तो उन्होंने भी पर्टिकुलर लड़की पे इतनी मेहनत करी, वो लड़की भी वो अनुज के जैसे मेडल लेके आ रही है, जो अपने एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो अपने इंडिया को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, पूरे एशिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। तो इस लेवल की रेसलिंग अपने भिलवाड़ा में हो रही है, और जिस पे लोग अवेयर हैं, अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाने के लिए वर्क कर रहे हैं, बेटों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जो नशा मुक्ति में नहीं ले जाके लोगों को नशे के प्रति हटाने के लिए चीज़ों को अगर रेसलिंग में डाल देते हैं तो बच्चा अपनी हेल्दी डाइट पे फोकस करेगा, अपने देश के लिए मेडल भी लेके आएगा और उसकी जीवन शैली बढ़ जाएगी।
तो वो उनसे भी अपने को सीखना चाहिए कि उनसे कैसे अपन अपने बच्चों को भी कैसे अवेयरनेस कर पाए। और इसके अंदर देखो जैसे जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर मैं पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी का नाम लूँ तो जैसे गुर्जर समुदाय है, तो वहाँ के लोग पहले वॉरियर थे, तो उनकी बॉडी थी थोड़ी सी फिजिक अच्छी थी, मोटे थे, तो उनकी जब शादी होती थी तो उनकी गुर्जर समुदाय से वापस शादी करते थे, तो उनकी जेनेटिक की वजह से उनकी बच्चों में भी वो जेनेटिक मिलते थे जिसकी उनकी बॉडी की पूरी जेनेटिक उसी प्रकार से मिलता है। सपोज करो अगर मेरे को भी या किसी को भी बेबी का प्लान करना होगा, अगर वो अपनी मसल्स को 1-2 साल 5 साल अपनी मसल्स को टारगेट करता है, अपनी बॉडी अच्छी बनाता है, तो उसके बच्चे में भी जेनेटिक चेंज हो जाएंगे। तो बच्चा जब पैदा होगा ना 5 साल बाद ही उसके जेनेटिक में उसकी बॉडी दिखने लग जाएगी, भाई इसका तो पहलवान का बच्चा कैसा है ये, तो वो जेनेटिक का इतना बड़ा रोल रहता है। तो हमेशा अपने को भी मेहनत करनी चाहिए, रेसलिंग में, गेम में, स्पोर्ट्स में या जिम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहनी फिजिकल, जिसकी वजह से अपन जेनेटिक को भी अपन अच्छा डेवलप कर सकते हैं अपने। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज के ज़माने में अगर ये बीमारी बढ़ रही है हाँ। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण रहे हैं यस वो बैठक वाली जॉब्स ज़्यादा करने की वजह से या फिर ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ ना करने की वजह से Yes. ज़्यादा बढ़ी है ऐसा। एक तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने की वजह से, दूसरा है कि खान पीन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाने की वजह से, इसकी वजह से मेन इशू आ रहा है। कोई भी सिटिंग भी जॉब करता है तो उसको हर आधे घंटे के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से मांसपेशियों में अकड़न नहीं आती है, जिससे वो हेल्दी रहता है। उसके अलावा मोस्ट कॉमन अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ पेशेंटों में, विटामिन डी की और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये दोनों विटामिन क्या काम आते हैं एक बार देखो विटामिन डी क्या करता है, अपनी बोन होती है, बोन को साथ में कैल्शियम मिलकर अपनी बोन का निर्माण करते हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो अपने बोन के अंदर अपने को पेन होने लग जाएगा, मांसपेशियों में ऐंठन होने लग जाएगी, और यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट में भी विटामिन डी का मेन होता है। तो हड्डियाँ समय से पहले घिसने लग जाती है। अभी मोस्ट कॉमन मैं भी देख पा रहा हूँ कि भीलवाड़ा के अंदर भी नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन हो गया। घुटने का ऑपरेशन लोगों को कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि लोगों के फिजिकल मूवमेंट कम हो गए। फिजिकल मूवमेंट कम होने की वजह से उनकी मांसपेशियाँ पूरी कमज़ोर हो गई है, तो सीधा प्रेशर नी पे आ रहा है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपस में हड्डी आपस में घिस रही है, जिसकी वजह से ये पूरा हिस्सा डैमेज हो गया। तो वो इस लेवल पर डैमेज हो गया कि उसको रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो ऐसे पेशेंट को अगर नी में कंप्लेन आती है, पहली बार में कोई कंप्लेन आती है, तो उसको स्टार्टिंग में अपनी डाइट पे सुधार करना चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी नी की मसल्स को स्ट्रेंथ कर देना चाहिए, जिससे वो रिप्लेसमेंट से बच सकता है। अच्छा, इसमें मेरा एक प्रश्न ये है कि शहर में जो व्यवस्था है, Yes. जिस तरीके से लोग वो काम कर रहे हैं डेली रूटीन में, यस उनमें होना तो चलो आम बात है, क्योंकि कंप्यूटर वर्क या फिर किसी कंपनी में जा रहे हैं तो ज़्यादा कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ है नहीं, यस या फिर लाइफ इतनी बिजी है कि वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। यस यस फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ एक जिम है जो भी बहुत कम लोग करते हैं। राइट ठीक है, यस बट गाँव के अंदर तो लोग आज भी खेती कर रहे हैं। Yes. गाँव के अंदर तो लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़िया लेवल पे कर ही रहे हैं। यस तो मैं ये देख रहा हूँ कि गाँव के अंदर जो ये बीमारियाँ आ रही है, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? देखो गांव के जो लोग आते हैं ना, जो मैं आसपास के, वो मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ लेके आते हैं अपने को। वो लेते हैं कि लोग सा मार तो गोडा का ना दुख रिया, गोडा का दुख रिया वहाँ का इले दुख रिया कि वो काम तो कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी तो कर रहे हैं। आप बता रहे हो कि वो खेत पे जा रहे हैं, सारे काम तो कर रहे हैं। तो देखो एक चलना ही फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो जाता है। चलने में क्वाड्रिसेप्स मसल्स काम कर रही है, पर वो ज़्यादा मात्रा में नहीं कर रही है। जबकि आज से अगर 20 साल पहले पीछे जाए अपन, तो पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए क्या यूज़ करते थे? साइकिलिंग यूज़ करते थे। तो साइकिल चलाने से क्या होता था कि अपनी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है ना, वो काम करती थी, जिसकी वजह से ये मांसपेशी स्ट्रॉन्ग रहती थी। तो ये मजबूत रहने की वजह से घुटनों पे प्रेशर कम पड़ता था, घुटनों पे दबाव कम पड़ता था, जिसकी वजह से घुटने घिसते नहीं थे। जबकि अभी साइकिलिंग का रेशो कितना डाउन हो गया है। साइकिलिंग मोस्ट ऑफ बहुत कम रेयरली लोग चलाते हैं। तो क्वाड्रिसेप मोस्टली घुटने की जो मांसपेशी है उनका कमज़ोर होना, विटामिन डी पूरी मात्रा में नहीं मिलने पाना, और खान पीन में कुछ चीज़ें जो घुटने के लिए चाहिए वो नहीं इंटेक करने के कारण उनके घोड़े दर्द करते हैं। और जो कमर की तकलीफ होती है, वो देखो वो क्या करते हैं, गांव के लोग कि नीचे खेती का काम करते हैं तो वो नीचे झुक के काम करते हैं। जैसे रज को काटना तो रजगाने भी नहीं, दांत ले रहा हूँ काट ही है, सही बात। तो कि आगे आगे झुके तो कर रही, और फालू की काम ही नहीं करे, पीछे से झुकने का कोई काम नहीं करते हैं, आगे आगे झुके काम करता है। तो पेट की जो मांसपेशियाँ होती है ना, पेट को जो मांस होना है वो तो पड़ जाओ ढीलो, और कमर की मांसपेशियाँ हो जाओ टाइट। तो जिसानी वो झटका को काम कीधु नीचे गिरवा को, नीचे झुकवा को, और फाचो जो कमर का जो हिस्सा रहा है वो फाचे निकल जावे और उठू वहाँ पीड़ा ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो इका मीने जशान मारो यो प्रश्न है कि भाई जो गांव की लुगाया है वह कई चीज़ को ध्यान रखना चाहवाना है कि ताकि यह बीमारी आवे ही कौन वहाँ। ओके ठीक है। तो उनको जैसे वो घर का काम करती है, तो उनको अपने पेट की मांसपेशी की कसरत उनको स्पेशल करनी ही चाहिए, जिसकी वजह से उनको मेंटेन रख पाएंगी। और सप्ताह में एक बार, महीने में 2-3 बार तो कम से कम उनको गर्म पानी का सेक कमर के पीछे करना ही चाहिए। ये आप अपने जो गांव की लैंग्वेज है जो मेवाड़ी हमारी,
तो गांव की जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लुगायां हैं, तो जो भी खेती को काम करे, आपने खेती बाड़ी को काम करे, एक जगह दूसरी जगह मजदूरी करवा जावे, तो वह ज़्यादा काम करे जिको जो वहाँ की कमर की जो मांस रेवन है वो कड़क हो जावे, जिकी जो जिसानी झुकवा को काम करी वो हड्डी फाचे निकल जावे और नस ने दबाव कर दे और आपने नसा की तकलीफ हो जावे। तो वहाँ के लिए क्या होगा कि कमर की जो मांसपेशी रेवन है वहाँ गर्म पानी को सेक करना, जिमो क्यों हो कि मांसपेशियाँ मुलायम रही, तो वहाँ की जो तकलीफ हो ना वो कम मात्रा में हो। ठीक है। और डेली रेगुलर टाइम पे वाना मतलब कोई एक्सरसाइज वगैरह ऐसी है जो वाना बताओ आप तो वो अगर खेते भी जा रही है या घर भी है तो वहाँ के लिए वो स्वस्थ रहबा को एक माध्यम बन जाओ वो एक्सरसाइज। ठीक है, मतलब आपको रूटीन किसान को होना चाहिए, सुबह उठती ऐसी कई चीज वह करे 15 मिनट 20 मिनट के लिए वहाँ जीवन में भी यह समस्या कभी ना हो। ठीक है, तो देखो पलंग में उठते पहली समूह पहली पलंग पर उठे वहाँ का पहली अपन की करना हुआ कि 2 ही घुटना ने मोड़ और छाती के लगाना। छाती के लगावा की वही कि कमर की मांसपेशी में खिंचाव आए, जिसमें वहाँ की मांसपेशी ने आराम मिल जाए। एक तो ये हो गया, एक 2 ही घुटना ने मोड़ और कमर ने ऊंची करनी, जिमो कमर की मांसपेशी वो मजबूत रही। तीसरो क्यों हो कि आप जो रोटेशन करा, कमर को रोटेशन करना, पग उन्हें जाए तो गर्दन उन्हें जाए, वापस पाँव इधर तो गर्दन इधर, ये रोटेशन करने से ही पेशेंट का काम चल जाएगा। इससे भी अगर थोड़ा सा एडवांस है तो सूर्य नमस्कार के 5 स्टेप कर लो, बस खूब है उस पेशेंट के लिए, उसको कम से कम तकलीफ होगी कमर की, ऐसे बचा सकता है। दूसरा, खान पीन के अंदर भी थोड़ा सा उनको चेंजेस करना चाहिए, जिसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन बना। प्रोटीन का अंदर मैं बताऊँ तो थोड़ी अंकुरित मूंग चना ये खाना चाहो ने, मूंग चना खाओ कि वो प्रोटीन मात्रा में मिल पाई। गाँव का पानी में गला कि गाँव का लोग रहे वह ज़्यादा से ज़्यादा मांसाहारी न रहे, सब शाकाहारी रहे ज़्यादा। तो शाकाहारी लोगों ने प्रोटीन कम मात्रा में मिले तो ना प्रोटीन की मात्रा ने पूरी करवा कर ले। मूंग चना ने रात ने गड़ा भिगो रखना और सुबह वाने खाना, या पनीर खाना अपन ने, जिमो क्यों हो कि आपकी मांसपेशी मजबूत रही। आप काम भी फुल कर रहे हो, खाना आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो मांसपेशी में ताकत कहाँ से मिलेगी उसको, जितना न्यूट्रिशंस उसको चाहिए मसल्स को उतना मिलेगा ही नहीं, तो वो मांसपेशी धीरे धीरे कमजोर जाए और धीरे धीरे ढीली पड़ जाए, तो दर्द कब लग जाए। जो माने थोड़ा खान पीने में भी फोकस करना चाहे। दूसरा, गाँव का आसपास में जितना मंदिर है वो खीब हो गए, तो जो तकलीफ हो कि यार थोड़ा डॉक्टर साहब में तो थोड़ा चालू मारा तो हाथ हटवा लग जाऊँ मैंने, तो हाथ हटवा को सीन नुकसान कम कह रहा, तो वहाँ के लिए क्यों कि थोड़ा अगर मेल पुरुष है गांव के तो वो शंख बजाने की थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो उनके मांसपेशी अपने जो लंग्स की जो मांसपेशियाँ वो पूरी एक्सपांडेड फुली हुई रहेगी, जिसकी वजह से उनको सांस चढ़ने की तकलीफ कम हो जाएगी। दूसरा, सुबह मॉर्निंग में फ्रेश एयर के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जिसके अंदर नाक से सांस लेनी होती है और मुंह से छोड़नी होती है। मुंह से छोड़नी मतलब ऐसे लेके एकदम से ऐसे नहीं छोड़नी होती है, नाक से पूरा लिया अपने डीप, जैसे एक चूल्हा का मैंने भोगली रहे, भोगली वहाँ पर फूंक मारा, इस प्रकार से ऐसे छोड़ने से क्या होता है कि लंग्स पूरी तरीके से फैल पाएगा और पूरा सिकुड़ पाएगा, जिससे उस पेशेंट की लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अपने लंग्स की कैपेसिटी तो 5 लीटर तक की ऑक्सीजन को इनटेक करना होता है, उतना अपन यूज ही नहीं कर पाते। मैक्सिमम टाइम में अपन लोग 2 से 3 लीटर को अपन एज्यूम कर पाते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे जिससे उनको ब्रीदिंग की तकलीफ भी नहीं होगी, सांस भी नहीं फूलेगा उनका, और ब्रेन के अंदर ब्लड की सप्लाई भी अच्छी रहेगी उनकी, जिसकी वजह से भविष्य में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब हम गांव की बीमारियों पे आई गए हैं, हाँ, तो क्यों ना इस टॉपिक को पूरा संक्षेप में बिल्कुल बात करें इसके बारे में, ताकि क्या है कि जो गांव में हमारी माताएं बहनें हैं वो एक्चुअल में समझ सके कि बीमारियां ये होती किस तरीके से हैं। अब ये जो बीमारी बताई ये तो थी फिजिकल, जिसमें उनको सच में दर्द हो रहा है, सच में उनका शरीर में कुछ नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब वो चाहे फिजियो के पास जाए अगर नॉर्मल लेवल की है तो, और बड़े लेवल की है तो वो फिजियो उसको सजेस्ट करेगा कि आप एक बड़े डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि ये मेरे बस का रोग बिल्कुल नहीं है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ ऐसी बीमारियों का जो कि मानसिक स्तर पर है, जो काल्पनिक है, मनगढ़ंत है, और उनके बारे में विचार करने मात्र से वो बीमारी उत्पन्न हो जाती है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक। जो गांव के अंदर जो बेसिक लेवल की बीमारियां चल रही है, डाम लगाना, डाव लगाना जिनको बोला जाता है, एक। दूसरा, काल्पनिक भ्रम, मैंने वो देखा, ये देखा, वो देखा। ठीक है, कुछ लोगों के रियल एक्सपीरियंस होंगे, बट हमें कोई प्रूफ नहीं है। ना तो विज्ञान इस चीज को मानने का दावा करता है, ना कोई व्यक्ति विशेष इस चीज को मानने का दावा करता है। सब लोग बस, जैसे बचपन में हमें पुराने दादाजी वगैरह जो कहानियां सुनाते थे, वो दादाजी कहानियां सुनाने के पीछे का पर्पस था एंटरटेनमेंट। आप उन चीजों को समझ के कुछ सीख सको, बस इतना। बाकी वो साथ में बैठ के बीड़ी पी, ये हुआ वो हुआ, ये तो चलती थी बचपन में। लेकिन आज ये लेवल इतना बड़ा हो चुका है, वहां तक तो ठीक था। अब पर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो पेट में डाव लगाया जाता है, जो मुझे गलत लगता है। काफी बार
जागरूकता के लिए अखबार में भी पत्रकार लोग इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बिल्कुल। शायद लोग समझ नहीं पाते। दूसरी चीज, पेट को मंत्राना, यस झाड़ फूंक करवाना, बाबाओं के पास जाना। मैं सारे बाबाओं को गलत नहीं कह रहा, कई बार झाड़ फूंक से फायदा भी हो जाता है, क्योंकि मानसिक बीमारी, काल्पनिक बीमारी का इलाज भी काल्पनिक ही होता है। राइट। तो मैं इस टॉपिक को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। और आप एक डॉक्टर है पेशे से, तो आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से गाँव के लोगों को अंडरस्टैंड करा पाएंगे कि भाई ये बीमारी इस तरीके की होती है और इसका इलाज ये होना जरूरी है। नहीं तो आप एक लूप में फंस जाते हैं, वो बीमारियां आपके दिमाग में घूमती रहती है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार की मानसिक शांति भी चली जाती है। दूसरी बात, ना आप कोई अच्छा काम कर पाते हो, ना जीवन भर तक उस बीमारी का कोई इलाज मिलता है। आप डॉक्टर बदलते रहते हो, बाबा बदलते रहते हो, काम नहीं होता है। बिल्कुल। तो मैं इन बीमारियों का एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ अपनी देसी भाषा में, और ताकि गांव के लोग, गांव की माताएं बहनें समझ सकें। हम ये प्रयास तो कर रहे हैं, इसको नेगेटिव कोई भी नहीं लेते हैं तो आपकी इच्छा है। देखो, दूसरी बात, इसको समझने की कोशिश जरूर करना। अगर आप एक यंग हो और आप देख रहे हो आपके घर में बूढ़ी माँ है, बहन है, या अंधविश्वास आपके घर में चलता है, तो इस क्लिप को काट के आप उनको समझा सकते हो। ना तो हमें किसी तरह का कोई फ़ायदा है इस चीज़ से, बस हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि एक सोच की चिंगारी जल सके गाँवों में, और लोग दाम लगाने को प्राथमिकता ना देके किसी डॉक्टर से डिस्कस करें। इन जो अंधभक्ति वाली जो चीज़ें हैं, इनको प्राथमिकता ना देके वो सच में उसका इलाज कराए, ताकि वो बच्चा बच सके, ताकि वो माँ उस पीड़ा से बाहर निकल सके। ये पुरुष प्रधान समाज में जो औरतों का जो नॉलेज होता है, औरतों की जो बात होती है, जो आवाज़ होती है, उसको दबाई जाती है। उनको एक घर में, एक कमरे में बंद रखा जाता है, जिसकी वजह से उनकी सोच की लिमिट ही वो घर हो जाता है, या वो एरिया हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो मैं इस बीमारी के बारे में बात करूंगा आज, तो थोड़ा सा इसको लॉजिकल लेके समझना, इसको बिल्कुल भी भ्रम में मत लेना। देखो क्या होता है ना कि देखो, पहली बात तो कि ये जो आपने बताया है टॉपिक, और मैं भी गांव में रहने वाला हूँ, तो मैंने गांव के अंदर रहते हुए मेरा बचपन पूरा गांव में निकला है। तो मैंने बचपन में जो चीज़ें देखी है, जब मैं बड़ा डॉक्टर बना, उसके बाद मेरे को समझ में आया कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से काम करता है। उसका एक ताज़ा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इंग्लिश में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं, बाकी हिंदी में बोलते हैं मानसिक बीमारियाँ। जो मैंने बताई थी ना कि कमर में दर्द हो रही है, घोड़ा में दर्द हो रही हो, घुटना में दर्द हो रही हो, इनको तो आप एक्सरो करार देख सका, MRI करार देख सका, खून की जांच करार देख सका, पर जो मानसिक बीमारी रहो ना, जो मन की बीमारियाँ हो गए, वरना आप नहीं एक्सरो करार या करार नहीं देख सका, वरना केवल मरीज का हाव भाव, मरीज के चेहरे की स्थिति के आधार पे वो क्या सोचता है, उसका बॉडी वेट, उन चीज़ों पे अपन सोच सकते हैं कि भाई वो क्या, उसका सोचने का कैसा है। अगर किसी को साइकोलॉजिकल, जैसे किसी को मानसिक बीमारी है, तो उसके हाव भाव कैसे रहते हैं वो बताता हूँ। वो अपनी प्रॉपर तरीके से कंघी नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप में नहीं रहेगा, वो डिप्रेशन में रहेगा। हाव भाव, उसके चेहरे के जो इमोशंस होते हैं वो डल रहेंगे, हमेशा चिड़चिड़े रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, किसी में मन नहीं लगता है, या वो एक नशे की तरफ चला जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर, और मैंने तो देखा है कि जो गाँव के अंदर जो मानसिक बीमारियाँ होती है ना, उसमें तो लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। आधे लोग तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, वो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर किसी इंसान के पास जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई तुम्हारे तो ये किसी ने तुम्हारे जादू टोना कर रखा है, या तुम्हारे तो मोट बारे की है, जिसकी वजह से तुम्हारे को ऐसा हो रहा है। जो था ना कोई मीने डाकन मीना आवे था, वो देवता आवे तो कोई मैं लड़ो जी के जो थारा मीने वो आत्मा हुआ कि, जबकि ये सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जो अपने बीमार में, अपनी बीमारी के अंदर पेशेंट सोचता है। क्या होता है, अपने दिमाग होता है, उसके अंदर एक डोपामाइन हार्मोन्स होता है। डोपामाइन मतलब हैप्पी हार्मोन। जैसे अपने को किसी चीज़ की खुशी हो रही है तो अपना डोपामाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से अपने को हैप्पीनेस फील होती है। तो क्या होता है कि जब पेशेंट का किसी चीज़ को लेके डोपामाइन डाउन हो जाता है, तो पेशेंट के मन में ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आते हैं, जैसे क्रोध करना, शक करना, वहम आना। तो इनको डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन इनको बोलते हैं। जैसे कोई लकड़ी पड़ी हुई है, भ्रम होना। जैसे भ्रम क्या है कि जैसे लकड़ी पड़ी हुई है, लकड़ी को कोई आदमी देख के निकलता और यार सांप था, तो उसको वो भ्रम था, ना कि एक्चुअल में वो सांप था, वो तो लकड़ी थी। आप तो इसको ऐसे नॉर्मली मत लेना। एक्चुअल में हमने ऐसे लोग देखे हैं जिनको सामने कुछ ऐसी चीजें दिखती है जो है नहीं अस्तित्व में। लाइक ये बता रहे हैं कि कोई लकड़ी पड़ी है तो उसको सांप समझ लेता है, तो उसका मतलब उसका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। वो कुछ भी भ्रम बना रहा है। इसको डिप्रेशन यानी कि अवसाद कह सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि चिंता विकार कह सकते हैं, बायोपोलर डिसऑर्डर उत्तम अवसाद भी हो सकता है। तो इस तरह की करीब 10 से 12 बीमारियां होती है जिसके अंदर बहुत तरह के भ्रम होते हैं। किसी तरह की एंटिटी का दिखना, रात को किसी सपने से डर जाना,
छोटे जो लेवल के दिमाग होते हैं जिन्होंने ज़्यादा दुनिया नहीं देखी होती, आप ये देखना कि ये चीज़ें भी गाँव के अंदर ज़्यादा होती है। जो बच्चों को दबाया जाता है, घर में ही रखा जाता है, खेत घर, बाहर सिटीज़ में निकलने नहीं दिया जाता है, बाहर के लोगों के साथ बैठने नहीं दिया जाता है, तो वो अपने मन में एक दुनिया बना लेते हैं अलग तरह की। एक मूवी थी चंद्रमुखी टाइप, उसमें भी इसी बीमारी का जिक्र था, और वो बीमारी को भी, काल्पनिक बीमारी को कल्पना से ही ठीक करता है। राइट। तो मैं उस मूवी की तरफ आपको अट्रैक्ट करूंगा, वो मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी इसके अंदर बहुत सारी और तरह की बीमारियां, जिसके अंदर उसको अजीब तरह की आवाज़ें भी आती है रात को, और वो बंदा जो बोल रहा होता है, हमको लग रहा होता है कि ये झूठ बोल रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो मानसिक रोगी है। उसको आप ऐसे ट्रीट मत करो कि उसके अंदर कोई एंटिटी आ गई या कुछ, उसको प्रेम की जरूरत है आपकी, और कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आप प्यार से ट्रीट करते हो तो वो बीमारी इजीली ठीक हो सकती है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। यस। तो क्या होता है कि जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि मेरे पापा के ऊपर दे सकता हूँ मैं। अच्छा, आपके घर में ये इस तरह की बीमारी हुई? तो इस बीमारी से रिलेटेड मेरे फादर से बता सकता हूँ मैं, जिसके अंदर क्या होता है कि मैं 6ठी क्लास में था, 6th क्लास में था, तब मेरे पापा को सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई। एक ये जो एक बार मैं आपकी बात को यहीं काटता हूँ। सबसे पहले हमने एक पॉइंट लिया था अभी कि आपने डोपामीन नाम का एक हार्मोन बताया। यस। गाँव के अंदर अभी भी इसकी अवेयरनेस नहीं है कि डोपामीन हार्मोन क्या होता है। यस। इसके क्या क्या कारण होते हैं आने के, क्यों इंसान इसके पीछे इतना पड़ा होता है, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है डोपामीन के बारे में, ये एक तरह का हार्मोन होता है, अच्छा हार्मोन, खुशी होती है ना, आदमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, गुणों ज्यादा खुश हो जावे वो, तो उस कंडीशन के अंदर ये हार्मोन रिलीज होता है, और ये इतना अच्छा हार्मोन होता है कि उसको उससे प्रेम हो जाता है। इंसान, हर इंसान ये चाहता है कि डोपामीन वापस आए, बार बार आए। अब ये कब आता है? आप गेम खेलते हो तब आता है। आप इंस्टाग्राम पे रीलें स्क्रॉल कर रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता 4 घंटे कब निकल गए। तो उस हार्मोन की वजह से वो घंटे निकले, क्योंकि आपको मजा आ रहा है। पोर्न, जो जिसे आप गंदी फिल्में बोलते हो। हालांकि हमको ये बात करना जरूरी है, क्योंकि साइंस की जहाँ बात होती है वहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स हमको इकट्ठा करनी पड़ेगी भाई। तो जो पोर्नोग्राफी है वो इतने एक्सट्रीम लेवल पे, आप किसी भी बच्चे का मोबाइल उठा लो, उसको चेक करो, हिस्ट्री में पता चल जाएगा। इवन बुजुर्गों का मोबाइल उठा लो, यंग लोगों का उठा लो, आपके घर परिवार में कोई ऐसे लोग हैं तो मोबाइल छीन के उनकी हिस्ट्री के अंदर चले जाना, आपको दिख जाएगी वो फिल्में। क्या कारण है इसका देखने का? डोपामीन रिलीज, टेम्परेरी डोपामीन रिलीज करना। उसको अगर इतनी जल्दी एक केमिकल रिलीज होने से खुशी मिल रही है तो वो आदमी मेहनत का काम करना छोड़ देगा, तो इसलिए वो आलसी बन जाता है। और बाकी डॉक्टर साहब और इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये हार्मोन होता क्या है। तो जैसे डोपामाइन जैसे रिलीज होता है, तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको मेरे पापा से रिलेटेड के लिए, कि जब मैं 6th क्लास में था तब मेरे पापा मेरे गांव के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बड़ी की बात नहीं करूँगा, मेरे पापा थे तो बड़े बिजनेसमैन थे। तो मेरे पापा को किसी प्रकार से सिजोफ्रेनिया बीमारी हो गई। सिजोफ्रेनिया ये मेंटल डिसऑर्डर की सबसे गंभीर बीमारी होती है। अच्छा। मतलब जो मानसिक बीमारी बोलते हैं ना, उसकी सबसे टॉप लेवल की बीमारी होती है सिजोफ्रेनिया। और इसमें क्या होता है? इसमें पेशेंट को लगता है कि वहम होता है कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, मेरे को वो मेरे से बात कर रहा है, मेरी कानों में आवाज आ रही है, मेरे को गाली दे रहा है, और मेरे खाने में जहर मिला रखा है। और ऐसा होते देखा आपने खुद अपनी आंखों से? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं जब छोटा था मेरे पापा से, पापा सब बोलते थे मेरे को, सारी चीज़ें मुझे याद है मेरा। तो क्या होता था कि, और वो अपनी किसी भी चीज़ में, जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे ऊपर शक करेगा, ये कुछ हो रहा हो, कहाँ से आ गया ये। तो ऐसा आदमी के अंदर करेक्टर हो जाता है, और बार बार पेशेंट कोई भी मूवमेंट करता है ना तो बार बार रिपीट करता है। जैसे मेरे पापा उस टाइम पे स्मोकिंग करते थे, उस बीमारी से निकलने के लिए बीड़ी पीते थे, तो बार बार वो बीड़ी को पकड़ते थे और एक बीड़ी को जलाने के लिए वो 2 माचिस यूज में लेते थे। बार बार मूवमेंट करता, और आंखें बार बार ऐसे टमकाना, और बार बार लिपसिंग करना, अपने आप टॉकिंग करना, सेल्फ टॉकिंग करना। तो पेशेंट का डोपामाइन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है। तो उसको कैसे लोगों को अवेयरनेस करना है और कैसे वो टारगेट होता है गाँव के अंदर, बता रहा हूँ मैं, कि उस पेशेंट को बोलेंगे भी तुम्हारे तो देवता का चक्कर आ गया है। मैं पर्टिकुलर किसी देवता को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, और मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी देवता को या मैं किसी को टारगेट करूँ। मैं तो ये बता कि अगर ऐसी कोई प्रकार की बीमारी होती है तो उसको कैसे पहचानना भाई कि इसको क्या ट्रीटमेंट चाहिए अपने को। तो उसका डोपामाइन डाउन हो गया, जिसकी वजह से ऐसा उसको हेलुसिनेशन हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है, डिल्यूजन हो रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई वो तांत्रिक है, वहाँ जाओ और वहाँ जाने से वो ठीक हो जाएगा। मतलब डॉक्टर साहब का कहना है कि किसी भ्रम में ना पड़े, आपके जो घर के देवता हैं उनका नाम रखें, उनके दोग दे, दिन रात आप उनकी पूजा करें, उन सब में कोई समस्या नहीं। समस्या पता है कब आ जाती है? जब आप इन चीजों में एक्सट्रीमली इन्वॉल्व हो जाते हो, और किसी भी आए गए इंसान की बात मानकर, कोई भी आपके आसपास का पड़ोसी कह देता है थारा पर तो कोई कराए तो, और आप मान लेते हो। बिल्कुल। आपके देवता आपका नुकसान क्यों करेंगे यार? वो आपके घर परिवार के, वो आपका अच्छा चाहेंगे, आपकी तरक्की चाहेंगे। या आपके जो पूर्वज है जिन्हें अपन पत्थर बाव जी या फिर जुजार जी पत्थर जी जो कहते हैं, वो आपका बुरा क्यों करेंगे? वो क्या समस्या है आपसे? समस्या होती है लोगों को, क्योंकि उनमें नॉलेज नहीं है। वो आसपास के, आस पड़ोस के, आपके मित्रगण वगैरह
आपके साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो उसको फटाक से नाम दे देते हैं कि थारा पे तो कोई करा दी दो। देखो ऐसा नहीं होता है, हर केस में नहीं होता है। हो सकता है कोई कराते भी होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैंने जो केसेस देखे उसके अंदर इंसान भ्रम में होता है। Yes. जो बता रहा है वो भी और जो सुन रहा है वो भी। यस। तो दोनों को कंपेयर करना होता है कि भाई कि इसका एक तो साइंस कैसे वर्क कर रही है इसके अंदर, और एक काल्पनिक अपन उसको ट्रीट कैसा कर रहा है, दोनों का पता होना चाहिए अपने को। अगर इसी प्रकार की डिसऑर्डर हो जाता है जिसमें आदमी को लगता है कि भाई, आपको लगता है कि इसके हाव भाव चेंज हो रहे हैं, इसको वहम होता है, इसको शक होता है। आपने अभी लेटेस्ट किस्सा बताऊं मैं भिलवाड़ा का, जो ऑलमोस्ट सभी जानते होंगे। अभी एक लड़का था शास्त्री नगर में, इधर कोई लड़का था जिसने उसके दोस्तों के 2 तो मर्डर कर दिए बापू नगर में। यस आपके घर के बाद। तो वो उसको भी मेंटल डिसऑर्डर नाम का जो किलर है, साइको किलर बोला जाता है, वो मूवीज देखने से इंस्पायर हुआ था। एक्सट्रीम जो नशा होता है उसका वो एडिक्ट था, और जो वेब सीरीज होती है वो देखने का शौकीन था। शादी नहीं हुई थी, एक एज लिमिट पार कर चुका था। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इतना खतरनाक था कि उनके साथ में बैठने वाले दोस्तों के साथ भी उसने इतना घिनौना कृत्य करा, सोचने से भी बिल्कुल मतलब सोच से भी बहुत ज्यादा। किसी का प्राइवेट पार्ट काट देना, मतलब आप सोच पा रहे हो उस बंदे की किस लेवल की थिंकिंग। तो ऐसा नॉर्मल आदमी कोई नहीं कर पाता है, उसको उस प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर था। तभी तो उसको पता ही नहीं है कि भाई इसका, उसने माइंड में बिठा लिया कि भाई ये मेरा दुश्मन है, इसने मेरे को मारने की प्लानिंग बनाई है, तो वो उसके प्रति साजिश रचने लग जाएगा। जबकि वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा था, 50-60 हजार रुपए उसकी तनख्वाह थी। बहुत दिन तक अखबार में आया था। अभी भी वो जेल में है। जेल में उसके ऐसे हाव भाव है जैसे उसने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसको पता ही नहीं। आराम से पुलिस वालों के साथ वो बातचीत कर रहा है कि क्या हुआ, मार दिया, ठीक है। उसको नहीं पता उसके साथ क्या हुआ, बिकॉज ऑफ उसकी बीमारी। तो मेंटल डिसऑर्डर इस लेवल का, अभी अपन सुसाइड केस देखते हैं, कोटा में भी बच्चे सुसाइड करते हैं। अभी तो बहुत सारे सुसाइड बहुत ज्यादा कॉमन हो गए। 24 लाख सुसाइड्स इस साल अटेम्प्ट हो चुके हैं। अभी तो 5-6 महीने ही निकले हैं। ओके, अभी और क्या होगा वो देखो। तो देखो कि इनमें से 24 लाख हुए ना, इसमें से कितने लोग मेंटल डिसऑर्डर के लिए किसी डॉक्टर के पास में गए? कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता है। सब अपने लेवल पे तो पागल हो गया, उसको छोड़ देते हैं लोग, उसको उसका बीमारी का इलाज नहीं करवाते। अगर कोई कभी आपको दिमाग की बीमारी होगी, वो शुरुआत में ही बड़े लेवल पर नहीं बढ़ जाती है। पहले उसको छोटा लेवल स्टार्ट होगा, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर होगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे सिजोफ्रेनिया बढ़ती है। लोगों से कटेगा, परिवार से कटेगा, भाव चेंज होंगे, सब जगह से वो परेशान और फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो सुसाइड का कदम उठाता है। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं अपना पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो भी गांव से देख रहे हैं या नॉर्मल फैमिली से देख रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि सुसाइड एक अपराध है। ठीक है, ये सोचना भी आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप इस समाज के अंदर इस बात को समझने की जरूरत है कि अब मानसिक बीमारियों के डॉक्टरों की जरूरत है। बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर, क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल का यूज़ बढ़ रहा है, जिस तरीके से इंसान अकेला फील कर रहा है और अवसाद में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, उनको इस बीमारियों से निकलने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, जैसे कि साइकियाट्रिस्ट वगैरह हो गए। तो इनको दिखाने भर से मेरे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस बीमारियों से जूझे हैं और साइकियाट्रिस्ट ने उनको ठीक भी किया है। मुझे पता था कि ये बंदा सुसाइड कर सकता है, बट एक डॉक्टर ने उनको ठीक किया। बहुत सारे केसेस है। थोड़ा सा दिमाग को अगर खोलोगे तो आप समझ पाओगे कि आपको सुसाइड के थॉट्स नहीं आ रहे हैं, वो ये सोसाइटी आपके दिमाग में फीड कर चुकी है कि तू मर जा। आपको नहीं मरना है, बड़ी मुश्किल से मिलती है ज़िंदगी, इसको आराम से जियो, ज़िंदगी के बाद कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक रोगी को कभी नहीं लगता है कि वो मेंटल है। और दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई सा सिम्टम लगते हैं आपको, तो उसको कभी फील नहीं कराना कि तू पागल है, उसकी बातों को समझना है। वो बोलता है ना कि हाँ, तो उसकी हाँ में हाँ बढ़नी है अपने को, तब जाके उसको अपने पे ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट होने के बाद वो ट्रीटमेंट ले पाएगा। अगर आपने उसको फील करा दिया कि तू तो मेंटल है, तो वो कभी आपके साथ में ट्रस्ट भी नहीं करेगा, आपको कुछ शेयर भी नहीं करेगा, और मन में घुटेगा और बोलेगा कि भाई मेरे तो फैमिली वाले नहीं समझ रहे मेरे को, तो वो अपने आप ही अंदर के मन में घुटता रहेगा और उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो कभी भी ऐसा डिसऑर्डर जैसा लगे अपने को, या अपने हाव भाव चेंज हो, या अपन मेंटल में कोई किसी प्रकार की फाइनेंशियल कंडीशन हो, फिजिकल कंडीशन हो, किसी प्रकार की, अगर अपने को लग रहा है कि ये बीमारी 1-2 महीने से ज़्यादा हो गई है, मैं ज़्यादा एंजाइटी हो रही, मेरे को डिप्रेशन, तो अपने साइकियाट्रिस्ट से बात कर लो। वो आपको जरूरी नहीं कि आपको गोली देंगे, वो आपसे कभी काउंसलिंग करके भी आपको रिकवर कर सकते हैं, बातचीत करके भी खत्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी अवेयरनेस हो जाएगी। दूसरा कि जैसे एक सिंपल सा किस्सा मैं ऐड करना चाहूँगा इसको, अदरवाइज में, कि जैसे गांव के लोग होते हैं कि जो किसी पर्टिकुलर किसी स्थान पे जा रहे हैं, या तो वहाँ पे आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, वहाँ पे ट्रस्ट रखो, वहाँ पे होप रखो, पर एक्सपेक्टेशन मत रखो। जो वहाँ की जो जिन देवता की जो आदमी पूजा करता है, वो आदमी आपको बोल रहा है कि भाई ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, तो वो उन चीज़ों पे फेथ नहीं करना। आपको अपना बेस देना है, उन पर ट्रस्ट रखना, और अपने को
अगर अपने को नीड है तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी लेना डॉक्टर का, उसके साथ में होप रखने की आजकल भगवान तो अच्छा करेगा। जैसे देवताओं के पास भी जाते हैं और किसी तरह की कोई समस्या होती तो देवता भी डायरेक्ट एक बात बोल देते हैं कि यार भाई हॉस्पिटल ले जा इसको, हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि मानसिक बीमारी होती है तो वो कह देते हैं भाई सुबह ये कर देना वो कर देना, ठीक है, यस जो कि टोटली ओके है, क्योंकि गांव के अंदर कोई बीमारी हो रही है और सिर्फ नाम रखने मात्र से आपका काम हो रहा है तो भगवान का नाम आप 24 घंटे जपो, कोई दिक्कत नहीं। यस यस दिक्कत तब शुरू हो जाती है जब आप उस बीमारी को ग्रांटेड ले लेते हो कि मैं तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। राइट राइट ऐसा कुछ नहीं है, यस आप ठीक हो सकते हो, हर तरह का ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। अगर आप किसी स्थान पर जा रहे हो आप विश्वास रख के फिर हॉस्पिटल जाओ, यस। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मरीज आया था, वो कंप्लेन करके आया था कि मेरे को कमर में दर्द हो रहा है, तो मैंने उसके सारे टेस्ट ले लिए, सारे टेस्ट नेगेटिव है, उसके एमआरआई नेगेटिव है, उसका एक्सरे नॉर्मल है, सारे फिजिकल टेस्ट ले लिए उसके नॉर्मल है, पर पेशेंट को क्या हो रहा है, शक हो रहा है कि मेरी तो कमर दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो उसको पेशेंट की सारी फिजिकल टेस्ट लेने के बाद सारी चीज़ नेगेटिव हो गई उसकी, उसके बाद में उसको साइकेट्रिक के पास भेजने के बाद में 2 महीने बाद वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल बीमारी थी। तो ऐसी बहुत सारी बीमारी होती है अपने शरीर में ही जो अपने को फिजिकल लगता है कि मेरे को तो यहाँ हो रहा है पेन, जबकि एक्चुअल में वो सारा मूवमेंट कर पा रहा है, कोई नेगेटिव सारे टेस्ट नेगेटिव उसके, तो उसको उस टाइम पे भी साइकोलॉजिकल के पास में जाता है ताकि वो टाइम सर क्योर हो पाए। भिलवाड़ा में इतनी साइकोलॉजिकल की इतनी अवेयरनेस नहीं है, हो सकता है कि देखो स्कूलों में भी साल में एक बार ऐसा कैंप लगे साइकेट्रिक का, जिसमें बच्चों को भी समझाया जाए कि भाई पढ़ाई करना है, पर अपने को पढ़ाई को लेके भी इतना टॉर्चर नहीं होना कि अपने को सुसाइड अटेम्प्ट करने पड़ जाए। सही बात है ना? एक तो क्या है कि पढ़ाई कराएंगे तो इतनी कराएंगे कि वो बच्चा मर जाएगा। यस यस इतना प्रेशर मत डालो, उसको बोलो भाई तेरे को जहाँ तक लगे कि मेरे को इतना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ ले, यस फिर तेरे को जो करना है वो कर, उसके ऊपर छोड़ दो, यस थोपो मत। आपने अपनी जिंदगी जी ली, अब उसको अपनी जिंदगी अपनी जिंदगी जीने दो। और जैसे गांव में अपन देखते हैं कि जैसे हर गांव वाले आदमी को पता होता है कि भाई अपने गांव में कौन मेंटल है, तो अगर ऐसा पता रहता है कि अपने गांव में 10 से 12 लोग ऐसे हैं, तो वहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करो, उन जो पब्लिक को लगता है कि भाई इनको मेंटल डिसऑर्डर उनको दिखाओ, ताकि वो पेशेंट टाइम से क्योर हो जाएगा। बाकी वो खुद तो डैमेज करेगा बॉडी को, दूसरों को भी डैमेज कर देगा, हर किसी को मार देगा, हर किसी के चाकू डाल देगा, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देगा। यानी कि अब देखा जाए तो जो मानसिक बीमारियां वाले जो रोगी है उनसे सबसे ज्यादा खतरा है समाज को, बहुत खतरा है। क्योंकि फिजिकल वाले जो होते हैं वो इतना तो आपको नुकसान नहीं करेंगे जितना मानसिक रोगी कर देंगे, वो आपको पूरी तरह से खत्म कर पूरी तरह से खत्म, क्योंकि वो बताएंगे तो लोग उसको मजाक बनाएंगे उसका, लोग उस पर फेथ करेंगे नहीं, और वो किसी को बताएंगे नहीं, किसी डॉक्टर को बताएंगे नहीं, क्योंकि खुद बोलेंगे मैं तो ठीक हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं मेंटल कैसे हुआ। सही बात है ना? पर जो उसके हाव भाव, उसके एक्सप्रेशन है, उसकी भ्रम की स्थिति वो तो अलग है ना, वो सबको थोड़ा पता है, तो वो किसी को भी डैमेज कर सकता है, तो उस कंडीशन में उसको साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ऐसे भी अवेयरनेस ला सकते हैं अपन। दूसरा, जैसे अपन बताते हैं ना कि किसी को डाम लगा रहे हैं, अभी कितना कॉमन देखते होंगे, बच्चों के साथ बहुत ज्यादा होता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जैसे होता है तो कोई भी बीमारी होकर को बुखार आ गया तो डाम लगा देते हैं, उनके पेटों पर निशान बना देते हैं। ये चीज़ भी राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में पिछले 3 साल से हर दूसरे तीसरे दिन ये खबरें प्रकाशित होती है, पर लोग नहीं समझ पाते। राजस्थान पत्रिका इतना मतलब न्यूज़पेपर है भिलवाड़ा कि वो इतना टारगेट कर रहे हैं कि भाई आप अवेयर हो, फिर भी लोग टारगेट नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक कि तो मैं हॉस्पिटल में भी देखता हूँ कि भाई कोई आदमी वहाँ ऑफ हो गया है, तो उसकी जोत लगाने के लिए वहाँ से दीपक करके ले जा रहे हैं, कार में जोत ले जा रहे हैं, और जोत ले जाते जो आग है ना वो भी सीएनजी गैस में, एलपीजी गैस में लेके जा रहे हैं, वो विस्फोट हो गया तो फिर क्या करेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी हो गई तो वो अपनी श्रद्धा है, अपने पूर्व को पूजना है, पर ऐसे जोत ले जाना। आप अपने घरों के पूर्वजों को पूजो, यस, उनके लिए पूरी भाव रखो, अच्छे भाव, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो प्रॉब्लम मानसिक है उनको अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए उनको। ठीक है, तो गाँव के अंदर जो ये चीज़ हो रही है कॉमन, इसके इलाज क्या है, किस तरीके से ये सारी जो सोच है ये एक साइड हो जाए और इंसान एक स्ट्रेट थिंकिंग में सोच सके कि भाई मुझे ये करना है। देखो अभी अगर आप एनालिसिस करोगे तो कितने लोग अभी मेडिटेशन करते हैं, कितने लोग अपने को समय देके सोचते हैं कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए। रोज़ 5-10 मिनट का भी कोई आदमी को किसी को टाइम है कि भाई वो सोच सकता है कि मेरे को क्या करना आगे, प्लान खुद की पॉजिटिविटी के लिए कोई नहीं सोच रहा अभी आजकल। मतलब यहाँ पे सबको सबकी पड़ी है पर खुद की नहीं पड़ी, बेसिक बात ये। यस। उसको ये नहीं पता कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, अगर मैं हूँ तो सब है। जैसे एरोप्लेन के अंदर वो बताते हैं ना कि भाई सबसे पहले खुद को आप ऑक्सीजन मास्क पहनाओ, राइट, खुद की मदद पहले कर लो, उसके बाद दूसरों की मदद करना, तो ये जीवन पे भी प्रभावी है। देखो एक इंग्लिश की लाइन बोलूंगा मैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उसी की सहायता करता है जो खुद की सहायता करता है। सही बात है ना? तो भगवान ने ये लाइन देखो कितनी एथेंटिक है कि गॉड हेल्प। ऐसे बहुत से किस्से भी है, जैसे कि बताया जाता है कि आप परीक्षा दे रहे हो, उसके लिए आप पढ़ो ही मत और हमेशा भगवान करते रहो, तो भगवान आपको पास नहीं करवाने। इवन भगवान आपकी तब हेल्प करेगा जब तूने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, राइट, अब तू एग्जाम देने जा, भगवान तेरे साथ है।
वो भी पॉजिटिव के साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी देखा कि जैसे मेरे जो गुरुजी थे, जब हम छोटे थे, गांव से थे, तो मैच्योर नहीं थे, हमारे को पता नहीं था कि भाई कैसे प्रसाद बोलने से ऐसे चीज़ होते। तो कहीं ना कहीं हम भी सोच सकते हैं कि भाई साहब मेरे भी 90% से नंबर आ जाएंगे तो मैं प्रसाद बोलूँगा, पढ़ूंगा नहीं तो कैसे नंबर आ जाएंगे मेरे। सही बात है। तो पढ़ेगा आदमी तभी। भगवान आपके प्रसाद के नहीं है कि मुझे आप प्रसाद दो। yes. उनका भी यही कहना है कि आप अपनी मदद करो, मैं तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे देवी देवता है, हमारे पूर्वज है, पितर है, जो भी है, ये हमारे साथ हर समय है। हर समय। लेकिन कब? जब आप सही हो। आप सही हो। आप खुद ही गलत हो और उनसे उम्मीद लगा के बैठे हो कि आप मेरी मदद करो, तो वो नहीं करेंगे। उद्मेन ही सिद्धंति कारण नेमनुर्ते नहीं सुप्त से प्रवेशंति मुख्य मृगा। जैसे कि कोई भी सोता हुआ शेर है, मतलब सोता हुआ हिरण है, तो शेर उसके पास दौड़ेगा तभी तो उसको खा पाएगा। वो अपना बेड पर वो सोते सोते सपने में सोचे कि भाई मेरे को हिरण मिल जाए, मेरा पेट बढ़ जाए, तो ऐसा पॉसिबल होगा क्या? कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके अपना अचीवमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज अचीवमेंट नहीं मिलेगा अपने को। और हम ये सब बात इसीलिए कर रहे हैं ताकि फ्री विल, यानी कि जो सोच में लिमिट्स लगी है वो खुल सके। नहीं तो आने वाले 10, 20, 30, 50 सालों तक भी यही चलता रहेगा, बदलाव नहीं होगा। यस। तो ये बात करने का यही पर्पज़ है। इसको काइंडली प्लीज़ डू नॉट टेक इट नेगेटिव। यस। ये पॉजिटिव बात है। और डॉक्टर साहब को मैंने जब पॉडकास्ट में बुलाया, उससे पहले हमारी एक बात हुई थी कि यार क्यों ना हम इसको हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है, देसी लैंग्वेज है मेवाड़ी, उसमें बात करें ताकि उन लोगों को फ़ायदा पहुंच सके जिनको चाहिए। खाली फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ बैठ के पॉडकास्ट डाल के नहीं जाना है। यस। अब लोग देखो मत देखो वो आप पे निर्भर करता है, हमें चाहिए भी नहीं भाई, व्यूज़ के लिए यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। बट एक इंसान ने भी अगर इनको अपना लिया और उनको फ़ायदा हो गया तो हमारा काम हो गया बस। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो जिम के अंदर जो समस्याएं चलती है, जो एक्सरसाइज करते हैं फिर भी उनको अटैक्स वगैरह का जो होना होता है, जैसे डेड लिफ्ट मार रहा है, Yes. कोई ज़्यादा भारी वजन उठा रहा है, Yes. या एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहा है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, यस या सप्लीमेंट ले रहा है, स्टेरॉइड्स ले रहा है, यस इसमें जो हार्ट अटैक होता है Yes. इसके पीछे के मुख्य कारण क्या होते हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जिम करते करते बंदा पड़ गया, यस या फिर बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भी है जो बहुत बढ़िया लेवल की उनकी ट्रेनिंग वगैरह रहती है, यस यस बावजूद इसके वो लोग नीचे गिर गए। यानी कि हार्ट अटैक का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है, वो किसी को भी आ सकता है। वो ये नहीं देखता कि तुम जिम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या कुछ स्पेशल कुछ गोली दवाई ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। उसका सीधा सा अटैक होता है कि जिसके पास देखो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, ज़्यादा उसके मात्रा ऊपर वो आएगा। तो देखो क्या होता है कि एक अभी कुछ रिसेंट पहले 4 साल भर पहले की बात हो गई, आई थिंक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर थे जो जिनकी लाइफ नॉर्मल लाइफ चल रही थी, वो एक्सरसाइज भी करते थे, खान पीन भी परफेक्ट था, तो भी उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो देखो कार्डियक अरेस्ट तो कभी भी आ सकता है, ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। पर ये श्योरिटी के लिए अपन ये नहीं कि भाई कि कार्डियक तो मर तो कभी भी जाएंगे अपन, आज खाना पीना ही हर कुछ ही खाते हैं, कोई एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, ज़िंदगी ऐसे ही जीते हैं अपन। भाई ज़िंदगी जीना सभी के लिए कंपलसरी है, सब अपना खान पीना अच्छा खाओ, पर ये जरूरी नहीं कि भाई उस इंसान को हार्ट अटैक आ गया तो अपन ने भाई खान पीना ही अब नॉर्मल कर दिया और एक्सरसाइज करना ही बंद कर दी कि भाई मरना तो एक दिन है ही है। ऐसा मान के नहीं कर सकते। अपने को अपना रूटीन वर्क है, खाने पीने पे जो फोकस करना है वो पर्टिकुलर फोकस करना चाहिए, एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए, वो पूरा प्रॉपर करना चाहिए। दूसरा, अभी मोस्टली जो कॉमन इंजरी होती है डेड लिफ्ट के में अंदर, डेड लिफ्ट नाम ही उसका डेड लिफ्ट है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो आदमी होता है वो अपनी रोड से एक्सरसाइज करता है, जिसके अंदर बैक की मसल्स होती है, कमर के पीछे की मांसपेशी होती है, इस वाले एरिया के अंदर कमर की मांसपेशी होती है, ये वाले मांसपेशी सारा वजन पड़ता है। यस। तो पेशेंट झुकता है आगे की तरफ और लिफ्ट वेट लेता है वो और पूरा पुश करके ऊपर की तरफ ले लेता है, जिसकी वजह से बैक की मांसपेशी में स्ट्रेंथ आती है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने 1 महीना आप कंटिन्यू पूरी बॉडी का वर्कआउट कर रहे हो और आपने स्ट्रेचिंग करना छोड़ दिया, वार्म अप करना भी छोड़ दिया, आपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चेक नहीं करी और आपकी कोर मसल्स किसी कारण से वीक रह गई है, तो जैसे ही डेड उठाएगा हेवी वेट, कट से ये पीछे निकल जाएगी और वो अपने पूरी नर्व कंप्रेस हो जाएगी और पेशेंट नीचे गिर जाएगा और उसकी पैरों में झंझनाहट सुनना पड़ सकता है। जो कमर होती है इसके यहाँ से जो एक कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। वो टूट जाता है, मतलब यहाँ पे नस दब जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ हो जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आप कोई भी अच्छी बॉडी भी है आपकी, आप खेलते हो, तो आपको एक्सरसाइज करने के तब वार्म अप प्रॉपर तरीके से 20 से 25 मिनट तो वार्म अप पे देना चाहिए, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई अच्छी मात्रा में पहुंच जाए, तो वो अपनी बॉडी के अंदर अपने जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन बढ़ा देगा। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी तो आपको इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, प्रॉपर फॉर्म होनी चाहिए, आपको प्रॉपर फॉर्म पता होनी चाहिए कि भाई आपको डेड लिफ्ट में फॉर्म कैसी लेनी है, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। आपका जो ट्रेनर है वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा कि आपको वेट को कैसे लिफ्ट करना है, कैसे आपको सांस को रोकना है और कैसे वापस ड्रॉप करना है। अगर आपकी प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं है
तो आप डेडलिफ्ट लगाओगे आपकी। अब इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ये हुआ था बीच में कि एक कोई लड़की एक्सरसाइज कर रही थी या डेडलिफ्ट कर रही थी, तो उसमें ट्रेनर के माथे आ गए थे लोग। यस यस। तो क्या ये सही है या गलत है? आपको क्या लगता है इसमें कि क्या इसमें कोई ट्रेनर की गलती हो सकती है? देखो क्या होता है कि ट्रेनर के सामने ही वो लड़की खड़ी थी और जो उसका बेस था ना, जहाँ वो एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके वो कोई ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक थी, जिसकी वजह से उसके जो पाँव होते हैं ना, पाँव पर वेट सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुआ और सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसके बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया। और बैलेंस बिगड़ने के बाद उसका वेट इतना ज़्यादा था कि वो ट्रेनर भी उसको होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए उसको इंजरी हो गई। तो सब अपन पर्टिकुलर टारगेट नहीं कर सकते कि भाई उसमें उसकी गलती है। कहीं ना कहीं जब भी आप डेडलिफ्ट करते हो तो आपके पास में प्रॉपर इक्विपमेंट होने चाहिए, प्रॉपर स्टेशन होना चाहिए जहाँ पे आप डेडलिफ्ट लगाते हो। ऐसे अंदाजे से नहीं कि भाई प्रॉपर स्टेशन ही नहीं है, आपके पाँव की आर्च भी प्रॉपर नहीं है, आपने स्पोर्ट्स शूज़ भी प्रॉपर तरीके से नहीं पहन रहे और डेडलिफ्ट लगा रहे हो और हेवी वेट ले रहे हो, तो अभी आपको भी बैक इंजरी। यानी कि डेडलिफ्ट करने वाले को ज़्यादा ध्यान रखने की। यस, बिल्कुल ध्यान रखना। और डेडलिफ्ट लगाना सबसे ज़्यादा कंपल्सरी होता है। डेडलिफ्ट लगाओगे तो आपकी पेट की मांसपेशियां स्ट्रेंथ रहेगी, मजबूत रहेगी, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रेंथ रहेगी, आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथ रहेगी, आपकी बेब की मांसपेशियां स्ट्रेंथ रहेगी, आपका पोस्चर पूरी तरीके से परफेक्ट रहेगा। तो आपको दूसरी प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाएंगे, पर प्रॉपर तरीके से फॉर्म होनी चाहिए। और दूसरा हॉट टॉपिक जो अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में, वो है जो अपन किसी सैलून के पास में जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, वो अपनी गर्दन चटकाते हैं, कट कड़ी के निकालते हैं। यस, तो उसमें क्या होता है कि अपनी कैरोटिड आर्टरी होती है जो अपने हार्ट से ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है, तो उसमें ब्लड का फ्लो एकदम से सप्लाई हो जाता है और पेशेंट वहाँ पे डेड हो जाता है। तो जब तक कि आपके पास में प्रॉपर तरीके का डॉक्टर नहीं है, प्रॉपर तरीके की एनालिसिस नहीं है, तब तक आपको बिना किसी के कड़ी के उड़ी के नहीं निकलानी चाहिए। लोकल भाषा में खतरनाक हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है। आदमी की डेड भी हो सकता है, यहाँ के आदमी पैरालिसिस भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और बोन गली हुई है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है और आपने जैसे गर्दन चटकाई और आपकी सर्वाइकल पूरी डैमेज हो जाएगी, तो आपको जिंदा लाश बन के रहना पड़ेगा पूरी लाइफ। वो पेशेंट वापस क्योर भी नहीं हो पाएगा। तो बिना एविडेंस के, बिना गाइडेंस के आपको हर किसी से गर्दन चटकाने नहीं चाहिए। आपने फिजियो की कई ब्रांचेस बताई। यस। कोई ऐसा केस जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है? ओके, मोस्टली एक मेरे पास में जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे मकान मालिक की लड़की थी जो टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर थी। वो लॉन्ग टाइम तक स्टैंडिंग करते थे, जिसकी वजह से उनकी कोर मसल्स भी वीक हो गया था और बैक की मांसपेशियां टाइट। क्या करते थे? टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे, तो लंबे टाइम तक वो स्टैंडिंग करते थे, खड़े रहते थे, जिसकी वजह से खड़ा रहने की वजह से उनकी पूरी हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हो गई। पीछे वाली मांसपेशी होती है हैमस्ट्रिंग, जो इसके पीछे की तरफ होती है, ये ज़्यादा टाइट होने की वजह से कमर की मांसपेशी को नीचे की तरफ पुल करती है, तो उनकी पूरी डिस्क में गैप काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया और उसका कंप्रेशन आ गया, नस पे दबाव आ गया, जिसकी वजह से पेशेंट लंबे टाइम तक खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने भिलवाड़ा में 2 से 3 डॉक्टर को बताया, तो उन्होंने बोला कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जरी के अलावा आपके पास में तीसरा ऑप्शन तो नहीं है। तो पेशेंट गया अहमदाबाद के 2 सर्जन ने तो बोला कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा और एक सर्जन ने बोला कि एक बार आप फिजियोथेरेपी ट्राई करो। तो उसी उपरांत में मेरे पास में मैं उसी टाइम पे उनके रूम में मकान में रहने गया था, तो उनको पता लगा कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो वो मेरे पास में आए। तो मैंने बोला उनको कि आपको पर्टिकुलर मेरे पे ट्रस्ट करना होगा, 1 मंथ तक अपन पर्टिकुलर पूरी तरीके से फोकस करेंगे इस पर, तो मैं डेफिनेटली आपको क्योर करूँगा। और उनका भी मेरे पर तो पूरा ट्रस्ट था। तो उन्होंने 1 महीने तक कंप्लीट उनकी मसल स्ट्रेंथनिंग पर वर्क किया। मैंने कोर पे, बैक पे मसल को लूज़ किया, वो कंप्लीट 100% क्योर होगी। उसके बाद में एक डॉक्टर अहमदाबाद की जो वन ऑफ द बेस्ट सर्जन है, उनको दिखाया आफ्टर ठीक होने के बाद में कि सर मेरे को भी आपने को सर्जरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो डॉक्टर ने बोल दिया भाई आपको कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है, तो पेशेंट वो 100% क्योर हो गया। तो ऐसा है कि आपको कोई भी चीज़ आपको सर्जरी का प्लान करें तो एटलीस्ट 1 टाइम तो आपको फिजियोथेरेपी ट्राई करना चाहिए, जिससे आप डेफिनेटली सर्जरी से बच सकते हो। और क्योर ये सभी नहीं है, अगर अपन ने सर्जरी करा दी तो अपनी दूसरी डिस्क भी जा सकती है। तो सर्जरी कराने से केवल उस रोड कोज को खत्म कर सकता है। अगर आपने पीछे वाली मांसपेशी को स्ट्रेंथ नहीं करता तो दूसरी डिस्क में चला जाएगा, तो वापस सर्जरी करनी पड़ जाएगी। तो बेसिकली आपको अगर आपने सर्जरी भी करानी है, बैक की स्पाइन की सर्जरी भी करा ली है, तो उसके बाद भी आपको फिजियोथेरेपी ट्राई करनी चाहिए, जिससे वहाँ की मसल ट्रेन हो जाए और इन फ्यूचर आपको दूसरी डिस्क में कंप्रेशन नहीं आए। अब इसमें अगर बात करें डॉक्टर्स की, तो अलग अलग तरीके के हॉस्पिटल्स होते हैं। यस। और बहुत सारे पेशेंट गलती से चले जाते हैं उनके पास बिना किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए। यस। तो हम देखते हैं कि वो इंसान उस हॉस्पिटल में जब जाता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की जाती है। फॉर एग्जांपल MRI, जिसकी बहुत कॉस्ट आती है। एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड शुरू में नहीं कर पाता है। अगर बीमारी है तो फिर उसके घर खेत वगैरह वो बेच के करे, तब तो चलो समझ में आता है। लेकिन बिना बीमारी अगर उसको लूटा जा रहा है तो वो पहचान कैसे, उसको कैसे पता चले कि यार ये डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं या मैं गलत जगह आ चुका हूँ। हम किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कमाने के लिए बैठे हैं, उनको जरूर टारगेट कर रहे हैं। यस। देखो, पहला प्रोस्पेक्टिव डॉक्टर का ये होता है
कि जब कोई भी न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर है या न्यूरोफिजिशियंस है या स्पाइन सर्जन है, तो पहले क्या होता है कि जैसे हमारे को जब कॉलेज टाइम में था तो हमारा को ये था कि जब पेशेंट जो वॉकिंग कर रहा है आपके पास में चल के आ रहा है, वो चल के किस प्रकार से आ रहा है, उसका चलने का तरीके से देखना है कि उसकी बैक में पेन किस प्रकार का है, कौन सी नर्व में कंप्रेशन आ रहा है, चलने के तरीके से हमारे को पता लग जाता है। दूसरा, उसके कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं। फिजिकल टेस्ट इन केस पेशेंट लेटता है, उसके पैर के पंजे को अपनी तरफ लेते हैं और उसको बोलते हैं कि पाँव को ऊपर उठाओ। अगर पेशेंट 60 डिग्री से अबव उठा पा रहा है, उसका मतलब उसका टेस्ट नेगेटिव है, और 60 डिग्री से डाउन जा रहा है मतलब उसका टेस्ट पॉजिटिव है। अगर टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि कमर में नस पे दबाव आ रहा है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही है। अगर पेशेंट फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और अभी उसको रिसेंट में उसको 10-12 दिन हुए हैं इंजरी को, तो उस टाइम पे अपन को उसको कमर का बेल्ट यूज़ करना चाहिए, जिससे कमर को प्रोटेक्शन मिल सकता है। विटामिन डी, ओमेगा 3 और कुछ मेडिसिन, कुछ स्पेशल एक्सरसाइज और कुछ आइसिंग और हीटिंग बेड यूज़ करके ही पेशेंट ठीक कर सकते हैं। मतलब उसका इसमें कॉस्टिंग लग जाएगी अप्रोक्स 500 रुपए में एक नॉर्मल जो कमर से रिलेटेड बीमारी है वो अपने घर बैठे ठीक कर सकता है, कहीं जाने की जरूरत यस, शुरुआती। अगर इससे ऊपर का लेवल है तो फिर वो फिजियो के पास जाए, उससे ऊपर का लेवल है तो फिर डॉक्टर के पास। यस, तो क्या होता है कि जब पेशेंट को बीमारी को 1 से 2 साल हो गया और उसने किसी डॉक्टर को नहीं बताया, और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि सर मेरे को रात भर भी नींद नहीं आ रही है, झुकने में भी पेन आ रहा है, उठने में भी पेन आ रहा है, पेशेंट पूरा एंजाइटी में हो रहा है, और टेस्ट लिया अपन ने 30 डिग्री से ही पूरा पॉजिटिव बता रहा है, या पाँव उसका फुट ड्रॉप में चला गया, नीचे की तरफ चला गया, पाँव से भी फोर्स नहीं लगा पा रहे, चाल उसकी चेंज हो जाएगी, चाल टेढ़ी चल रहा है पेशेंट, उस केस में उसकी MRI कराना उसको कंपल्सरी हो जाएगा। MRI कराने के बाद में फिर डिसाइड होगा कि भाई उसमें कंप्रेशन कितना है। अगर उसके अंदर जो स्पाइन होता है ना, स्पाइन का जो डायमीटर होता है, मतलब स्पाइन के बीच में जो गैप होता है, अगर ये 7 तक है तब तक अपन इस पेशेंट को फिजियोथेरेपी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। अगर 7 से भी डाउन हो गया तो उस केस में फिजियोथेरेपी हेल्प नहीं करेगा, उस टाइम में उसको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। तो ऐसे डिसाइड होता है कि भाई आपको सर्जरी की नीड है या फिजियो की नीड है। तो अब बात आती है सर्जरी की। यस, तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर डॉक्टर इतना कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो इसके बारे में भी नॉलेज होगा आपको बहुत अच्छे से। यस, तो सही नॉलेज क्या है, मतलब ढंग से अगर किसी को सर्जरी करानी है तो उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ करानी चाहिए, और किस तरीके का ट्रीटमेंट उसको लेना चाहिए। ओके, ठीक है। तो जब पेशेंट को कंप्लेन ये आ रही है कि सर मैं रात भर सो नहीं पा रहा हूँ, मेरी पाँव में कंप्लेन ज़्यादा आ रही है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, खड़ा भी नहीं हो पा रहा पेशेंट, और उसको सीवियरिटी ज़्यादा हुई, मतलब 7 से कम तक का गैप हो गया, 7 तक का गैप हो गया, उस टाइम पे उसको प्लान 100% सर्जरी करना पड़ेगा। उस पेशेंट उस वाले कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट जब सर्जरी का प्लान करता होता है, पहले उसको फिजियो के लेके मसल्स को ट्रेन करना होता है, जिसके सर्जरी के बाद में पेशेंट को रिकवरी फास्ट मिलेगी। और आफ्टर ऑपरेशन उसका ऑपरेशन हो जाता है, टाके वगैरह स्टिच वगैरह निकल जाते हैं, उसके बाद में उसको एटलीस्ट मिनिमम 1 महीना तो फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि सर्जन ने उसकी मांसपेशियों को कट किया, यहाँ से कट करने के बाद माइक्रोस्कोप सर्जरी से यहाँ से कट करके जो लेमिना था उसको बाहर निकाल के कट करके निकाल दिया। यहाँ पे कट हुआ तो यहाँ की मसल्स भी तो कटी है, टाँके लगे हैं, उसके बाद में यहाँ की पेशेंट को बोल दे कि आपने बेड रेस्ट करो। अगर पेशेंट महीना भर तक बेड रेस्ट करेगा तो बेड रेस्ट की वजह से मांसपेशी ज़्यादा मूव नहीं होने की वजह से कमज़ोर हो गई है। सही बात। तो वो क्या करेगा, जैसे वापस झुकने का काम करेगा दूसरी डिस्क निकल जाएगी तो वापस सर्जरी करनी पड़ जाएगी। तो उस केस में पेशेंट को आफ्टर ऑपरेशन के 1 महीने एटलीस्ट फिजियोथेरेपी करनी चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ की मांसपेशियाँ स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो इन फ्यूचर उसको दूसरी डिस्क पे दबाव नहीं आएगा और वो पेशेंट 100% कंप्लीट रहेगा। बाद में बहुत सारे मेरे पेशेंट पे आते हैं मेरे पास में, जिनका एक बार दबाव आ जाता है उसके बाद में वापस रिसर्जरी करानी पड़ती है। रिसर्जरी क्यों करानी पड़ती है? क्योंकि पेशेंट ने उस टाइम पे बैक की मांसपेशियों पर वर्क ही नहीं किया है, बस डॉक्टर ने सर्जरी करी है, पेशेंट ने बेड रेस्ट ले लिया महीने भर का और वापस काम करने लग गया, तो मांसपेशी तो कमजोरी रह गई है, वो तो वापस डिस्क निकल गई, तो पेशेंट वापस कंप्लेन करने लग गया। इसकी वजह से उसको फिजिकल मूवमेंट की या एक्सरसाइज थेरेपी की वापस नीड रहती है। ऐसा इसमें किसी तरह के फ्रॉड्स वगैरह भी होने के चांसेस होते हैं डॉक्टरों के द्वारा या किसी मेडिकल द्वारा, मतलब कोई अनवांटेड चीज़ उनको दी जा रही जिसका कोई लेने देना ही नहीं। ओके, ठीक है। देखो, अगर आपको सर्दी जुकाम की कोई कंप्लेन है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट मेरे पास में आओगे तो डेफिनेटली मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। सही बात। और मेरा भी ओपिनियन ये बनता है कि मैं उसको जनरल फिजिशियन के पास रेफर करूँ, राइट। स्पाइन का कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई पेशेंट और वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास में जाए तो उसका सोल्यूशन होगा नहीं। उस केस में उसको ऑर्थोपेडिक स्पाइन फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट क्या सिंपलीफाई करके भी समझो ताकि हमारी ऑडियंस इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड। अगर किसी को स्पाइनल में कोई भी तकलीफ आ रही है, पीठ में जिसमें उसको कोई प्रकार का गांठ नहीं बनी हुई है या कोई जन्मजात कोई बीमारी नहीं है, केवल मूवमेंट करने में उसको प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में स्टार्टिंग में ही उसको
फिजियो से कंसल्ट कर लेना चाहिए, तो टाइम से उसका मूवमेंट भी क्योर हो जाएगा, विदाउट पेन किलर के पेशेंट ट्रीट हो जाएगा। अगर पेशेंट की सीवियरिटी ज़्यादा है तो हम पेशेंट को खुद ही रिकमेंड कर देंगे कि आपको एक बार स्पाइन सर्जन से बात कर लेनी चाहिए, न्यूरोफिजिशियन से बात कर लेनी चाहिए, तो पेशेंट को वहीं गाइडेंस मिल जाती है। अगर पेशेंट जैसे किसी को स्पाइन का इश्यू है और वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास में जा रहा है, अब जा रहा है वहाँ पे उसके मसल्स पे वर्क नहीं हो रहा है, तो पेशेंट ठीक कैसे होगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को नर्स दब गई है मूवमेंट करने से, अगर वो मेडिसिन लेगा तो कोई भी गोली है जो उसको ठीक नहीं करेगी सर, उसकी सूजन को कम कर सकती मतलब है, एक तरह से पेन रिलीफ लिया जा रहा है। पेन रिलीफ हो जाता है। तो उस केस में उसको मसल्स पे वर्क करना चाहिए, मसल्स को लूज करने पे, मसल्स को स्ट्रेंथ करने पे, तभी पेशेंट ठीक हो पाएगा। कंटिन्यू गोली खाते जा रहे हैं 1 महीने से तो अपन ठीक हो पाएंगे, तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि वो ठीक हो पाएगा ऐसा। ठीक है। कोविड के समय फिजियोथेरेपी की क्या भूमिका रही? ओके, मोस्टली क्या होता है कि कोविड जैसे फिजियोथेरेपी की शुरुआत तो जब वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हुआ था और पोलियो स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे फिजियोथेरेपी का डेवलपमेंट हुआ है। उस टाइम पे केवल पोलियो होने से क्या होता है कि मांसपेशियों में या हड्डियों में ऐसी विकृति आ गई जिससे कि वजह से हाथ सिकुड़ गए, टाइट हो गई बॉडी, इस प्रकार का मूवमेंट हो गया। तो उनको क्योर करने के लिए, और दूसरा वर्ल्ड वार के अंदर जिनके जैसे एम्पुटेशन हो गया, कोई खिलाड़ी वो लड़ रहा है, सैनिक लड़ रहा है, उसका पाँव कट गया तो वापस उसका दूसरा पाँव लगा के उसको वापस चलने का ऐसे सिखाया, तो वो सारा काम फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। तो कोविड में जब मैं अनंता हॉस्पिटल राजसमंद में जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, उस टाइम पे क्या होता कि उनकी लंग्स वीक होने की वजह से अंदर कफ जम रहा था, फेफड़ों में कफ जमने की वजह से पेशेंट। कहाँ पे थे आप? अनंता हॉस्पिटल राजसमंद उदयपुर में, जो टनल से पहले हैं। तो उस टाइम पे कोविड के अंधाधुंध पेशेंट थे जिनको ब्रीदिंग का इशू हो रहा था, सांस नहीं ले पा रहे थे वो, और आईसीयू में कम से कम 15 से 20 पेशेंट भर्ती थे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उनको मेडिसिन भी दे रहे थे, तो भी उनका बगलगम जो कफ होता है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पा रहा था। तो उसमें फिजिशियंस उनको कफ को लूज करने के लिए कुछ मेडिसिन, एंटीबायोटिक दे सकता है, ये उसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट का मेन रोल था। उसमें हम क्या करते थे, चेस्ट फीटी देते थे, परकसन, वाइब्रेशंस जो टेक्निक होती है हमारी, उसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो लंग्स का जो हिस्सा होता है, जैसे अपर चेस्ट हो गया, हम स्टेथोस्कोप से ये देखते हैं कि उसके लंग्स में कौन से वाले हिस्से में कब जमा हुआ है। उस हिस्से पे हम पर्टिकुलर अपनी हाथों से शेप बनाते थे ऐसा, उसके बाद में उसको ऐसे पाल्पेट करते थे, जिसकी वजह से यहाँ का जो एयर है ना वो ऐसे पाल्पेट होती थी, और जो म्यूकस है, जो अपना कफ है, उस जगह से हट के दूसरी जगह पर आ जाता था। उसके बाद में उसको कफ के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता था मुंह से। तो ऐसे अपन ने लोगों को सेव किया है। तो वो उस जगह से जब उस स्थान पे आया, उसके बाद किस तरीके से बाहर निकाला जाता था? तो क्या होता था कि हमारे जो आईसीयू था उसके अंदर पेशेंट एडमिट रहते थे, तो उनको सीवियर लंग्स की डिजीज़ होती है, जिसकी वजह से पेशेंट ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा था। उनका SpO2 रेट होती है जिसकी वजह से डाउन हो रही थी, तो पेशेंट उनके लंग्स पूरी तरीके से फुल नहीं पा रहे थे और पूरी तरह से सिकुड़ नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उनका SpO2 डाउन हो रहा था। उस केस में क्या करते थे हम, पेशेंट को परकसन, वाइब्रेशंस, और एक देखा होगा तो पुराने टाइम में लोग मंदिर में जाके शंख बजाते थे, उनके शंख बजाने से क्या होता है, उनके लंग्स पूरी तरीके से फूलते थे और सिकुड़ते थे, जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती थी। वो बीड़ी पीने के बाद भी वो अपनी लाइफ को मेंटेन रख पाते थे, क्योंकि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे थे। उस कोविड की में ब्रीदिंग एक्सरसाइज बिल्कुल, जैसे वापस कोविड के बाद में वापस ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट की, बाकी बिल्कुल उस टाइम बिल्कुल पॉज हो गई थी। तो हम कहते थे क्या, पेशेंट जब वहाँ पे था तो परकसन, वाइब्रेशंस टेक्निक होती थी, जिससे हम फेफड़ों पे ऐसा करते थे, जिसकी वजह से वाइब्रेशन आता था। वाइब्रेशन से वो कफ उस जगह से होके अपन सेंट्रल लाइन में जाता था। उसके बाद में ऐसी टिल टेबल लगी होती थी, टेबल इस संरचना में होती थी, तो पेशेंट को पूरा इस लाइन में ऐसे लेटा देते थे, ऐसे लाइन में। ऐसे लेटाने से क्या होता है कि फिर हम पीछे वाले मसल्स को टारगेट करते थे, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में वापस कप पूरा आगे की तरफ फ्लो हो जाता, और कप वहाँ से निकलते ही पेशेंट को ब्रीदिंग में आराम मिल जाता था और पेशेंट सर्वाइव कर जाते थे। नाइस। तो अब जैसे अगर मैं पर्सनल थोड़ा सा मैं जाऊँ आपके ऊपर, तो आपको इस फील्ड में आने की राय किसने दी, किस तरह से आप आए, क्या जर्नी रही, कहाँ से स्टडी वगैरह हुई, और क्या क्या आपने किया है, मतलब डॉक्टर फील्ड के अंदर? अगर अपन देखो, बेसिकली मैं एक किसान फैमिली से हूँ, गार्डर समाज से हूँ। मेरे पापा बिजनेसमैन थे, मेरे बड़े पापा गवर्नमेंट टीचर थे, और मेरे दादाजी लाइनमैन थे। और मैं एक छोटा सा गांव है लसाड़िया, जो उस गांव में रहता हूँ। तो मैं जब 6th क्लास तक की स्कूलिंग मेरे गांव से हुई, उसके बाद में मैं 9th 10th आदर्श विद्या मंदिर कोटड़ी में गया था। वहाँ पे मैं एक खो खो का प्लेयर था, तो मैंने खो खो के लिए मैं नेशनल खिलाड़ी खेलने गया था मैं। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखा था, तो मेरे को डॉक्टर बनने के पहले से लागत थी कि मेरे को डॉक्टर बनना है। पर मेरे को ये था कि मेरे को MBBS नहीं करनी थी, मेरे को ऐसा था कि मेरे को स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ करना था। तो मैंने प्लान बनाया था कि मेरे को फिजियोथेरेपी करना। तो मैं उदयपुर गया, उदयपुर में मेरे को एक काउंसलर मिले थे, तो उन्होंने मेरे को गाइड किया था कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बन के आप खेल के अंदर भी जा सकते हैं। तो फिर मैंने
वहाँ पे उदयपुर में पढ़ाई करी। इवन मेरे पास में मनी का भी कोई सोर्सेज नहीं था, तो उस टाइम पर मैं क्या करता था, जब मेरा कॉलेज होता था, कॉलेज फिनिश होने के बाद में वेडिंग फोटोग्राफी करता था मैं। तो नाइट के अंदर मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता था, सिनेमेटोग्राफी करता था, उससे अर्निंग होती थी, उससे मेरी कॉलेज की फीस देता था और मेरे खाने पीने और चीज़ों के करता था। ऐसे मैंने मेंटेन करी। उसके बाद मेरे लिए माइलस्टोन जब आया, जब मैं सेकंड ईयर में था, एक डॉक्टर पूनम निशित आचार्य नाम से एक मैम थे जो कि बिलवाड़ा के थे, उनके काइनेटिक फिजियोथेरेपी नाम से क्लिनिक था। अभी तो वो बाहर की तरफ फॉरेन में है, वो तो वहाँ शिफ्ट हो गए वो। तो उन्होंने मेरे को सारी चीज़ें जो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को, बहुत कम एज के अंदर मेरे को इतना एजुकेटेड बनाया, इतना समझदार बनाया, वो सब उनके देन। उन्होंने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा अपने को फिजियोथेरेपी करनी पर पेशेंट को मशीनों से ठीक नहीं करना है कि करंट लगा दिया, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उससे पेशेंट ठीक है, मशीनों से ठीक ना, उसको मैनुअल मूवमेंट करा के पेशेंट को ठीक करना है। तो मैंने आज उन्हीं चीज़ों पर चल के मैं पेशेंट को मोस्टली मूवमेंट साइंस पर वर्क करता हूँ। दूसरी चीज़ है कि जब मैं गांव में था और मैं वापस उदयपुर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो मैं सेकंड ईयर से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी फिजियोथेरेपी में। तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, ऐसे करके मैंने उस चीज़ में पूरा किया। तो इसके लिए मैंने 11th-12th बायोलॉजी था मेरा, उसके बाद में लोग नीट का एग्ज़ाम देते हैं, अभी नीट लागू हो गया। तो 11th-12th आपको 11th-12th का बायोलॉजी करनी पड़ती है, उसके बाद में नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद में 4 साल का कोर्स होता है, उसके बाद में 1 साल की इंटर्नशिप होती है, उसके बाद में आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बनते हैं। और कुल मिला के कितने साल हुए ये? अभी मेरे को यहाँ पे हो गए 7 साल हो गए मेरे को डॉक्टर बने हुए, क्योंकि 2 साल मैंने मास्टर्स करी। नहीं, मतलब बनते वक्त कितने साल लग जाते हैं? जैसे 10-12 साल तो हो गए स्कूल के, यस 12वीं तक। यस। उसके बाद मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए 17 साल की एज कंपलसरी है। 17 साल में बाद में उसमें एडमिशन मिलता है। तो फिर 4 साल तो पढ़े के हो गए, 1 साल इंटर्नशिप का हो गया, 5 साल तो ये हो गए। फिर आप मास्टर्स करते हैं तो 2 साल हो गए, तो 7 साल। तो मेरी मास्टर्स करी थी मैंने मस्कुलोस्केलेटन एंड स्पोर्ट्स में करी थी। तो मैंने पर्टिकुलरली मैं स्पोर्ट्स का स्पेशलिस्ट हूँ, जिसमें एंकल स्पेन हो गया, लिगामेंट इंजरी हो गई, ये सारी चीज़ों के लिए मैं। इसमें और भी फील्ड्स होते हैं फिजियो? यस यस। जैसे इसके अंदर गायनिक का होता है, ऑर्थो में होता है, और न्यूरो में होता है, कैंसर में होता है। तो हर एक फील्ड अलग अलग है। तो ये सारे फील्ड जो फिजियो से रिलेटेड है सारे काम के हैं? यस, सारे काम के। क्या होता है इनमें? जैसे गायनिक वगैरह में जो आप बता, देखो, गायनिक थोड़ा सा एक एक करके अपन डिटेल में समझते हैं कि इनमें ये लोग क्या करते हैं। देखो, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट पूरे ही ले रहे हैं, यस, तो क्यों ना इसको पूरा समझा जाए। बिल्कुल। तो गायनिक में क्या होता है कि जैसे कोई भी बच्चा होता है, तो डिलीवरी के बाद में फीमेल्स की जो वेजाइनल मसल्स होती है, कोर मसल्स होती है, वो वीक हो जाती है। वीक होने का मतलब कि आपने कमर, पेट की जो मांसपेशियां रहे ऑपरेशन की वजह हूँ या बच्चों को डिलीवर हुआ है जिसकी वजह हूँ कमज़ोर हो जावे, ज्यों औरत की करे जिसानी मैंने 10 ही चाले खांसी करती है और जोर मुँह हंसे हुआ गाटी हंसे, तो वहाँ क्यों हुआ कि अपने आप ही पेशाब निकल जाए वहाँ को, कहाँ की वहाँ की जो मांसपेशियां रहे ना, मांस रहे ना, वो लूज़ हो जावे, जिसकी जो उठने यूरिन अपने आप ही निकल जावे। तो वहाँ की मांसपेशियां ने स्ट्रेंथ करवा को जो काम करे, मतलब बच्चा होने से पहले या बच्चा होने के बाद में जो गायनिक प्रॉब्लम होती है, उन सब का सोल्यूशन करने के लिए गायनिक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं जो मास्टर्स करते हैं गायनिकोलॉजी के अंदर। ओके। ऑर्थो में क्या होता है? ऑर्थो में क्या होता है, पर्टिकुलर जैसे कोई इस प्रकार का फ्रैक्चर हुआ, क्रैक हो गया मेरे को, जैसे कि यहाँ की बोन मेरी टूट गई है, टूटने के बाद में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने यहाँ पे अपने को पूरा हील, उसको प्लास्टर से हील कर दिया है या नेलिंग कर दी है, प्लेटिंग कर दी है। 1-1.5 महीने तक प्लास्टर बंधा हुआ। उसके बाद में मरीज क्या तकलीफ करेगा कि रुकसा मेरे तो हाथ ही नहीं मुड़ रहा है, मेरा हाथ ही पूरा नहीं हो रहा है, और ऑपरेशन के बाद मेरा हाथ कमज़ोर हो गया, एक हाथ तो मोटा हो गया, एक हाथ पतला हो गया। तो वो पतले हाथ को वापस मोटा कैसे करेंगे और पूरा मूवमेंट कैसे लाएंगे, वो काम करता है ऑर्थोपेडिक जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है। वो क्या करता है, उसके मूवमेंट पे वर्क करता है, जिससे वजह से वापस रेंज पूरी खुलती है और मांसपेशी को स्ट्रेंथ करता है, जिसकी वजह से मांसपेशी मौजूद होती है। ठीक है। इसके अलावा और कोई फील्ड इसमें? उसके अंदर न्यूरो, आप अभी न्यूरो का मैंने काफ़ी सुना है कि दिमाग से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी एक्सरसाइज वगैरह की जाती है। तो आपने देखा होगा कि कई मोस्टली पेशेंट को स्ट्रोक आ गया, स्ट्रोक का लोकल भाषा में क्षमा तो कि एक तो लोकल भाषा में गांव का तो लोग कहते कि माता जी का बहरा में गयो, ऐसा बोलते हैं, और अगर हिंदी में बोले तो पैरालिसिस, ऐसी बीमारी, लकवा। तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड की सप्लाई रुकने की वजह से खून की सप्लाई रुकती कैसे है? रुकती ऐसे है कि अगर पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर उसका हाई रहता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा जाने होने की वजह से हार्ट से पंप करके तो ऊपर की तरफ फ्लाई हो जाता है और ब्रेन में सही तरीके से पहुंच नहीं पाता, तो उस हिस्से के अंदर क्लोट हो जाता है, एक हिस्सा थक्का जम जाता है। थक्का जमने की वजह से वो दूसरे एरिया को खून की सप्लाई पहुंच नहीं पाती है, तो वो हाथ पैरालिसिस हो जाता है, मतलब हाथ के मूवमेंट रुक जाते हैं। पेशेंट को बोलता है कि हाथ उठो, तो हाथ नहीं उठा पाता है, अंगुलियाँ मोड़ो तो अंगुलियाँ उठा नहीं पाता है। पेशेंट को लगता है कि मेरा हाथ बारी बारी हो गया, पेशेंट की चाल चेंज होती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रोक।
तो उस केस में क्या होता है कि पेशेंट के अगर फैमिली में किसी भी आदमी को, ये आपके लोगों के लिए, अगर आपको लगता है कि पेशेंट को लकवा भी हो गया है, माता जी का बहरा मांगी बोनो, और या हाथ पैर काम न करिया, चेहरों नीचे लटक गई हो, तो वह ना जतरो हो सके उतरो फास्ट 4 घंटा के अंदर आप डॉक्टर ने बता दो, जिसके अंदर भी न्यूरो फिजिशियंस जितना जल्दी बता दो कि वो पेशेंट के चांसेस रहेंगे 99% जल्दी क्योर हो जाएगा। अगर आपने 4 घंटे के बाद में आपने कोशिश करी तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि वो स्ट्रोक ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो हिस्सा कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है। और पैरालिसिस हो गया, उसके बाद में आपने ब्लड थिनर, खून को पतला करने की गोली चालू हो जाती है, जिससे खून पतला हो जाता है। जो गाढ़ा था वो खून पतला हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई हो गई, तो बॉडी वापस काम करने लग जाती है। उसके बाद में वो जो ब्रेन का जो हिस्सा होता है ना, वो भूल जाता है कि मेरे को मूवमेंट कैसे करना होता है, वो भूल जाता है बिल्कुल। छोटा बच्चा होता है ना, उसको अपन अंगुली पकड़ के चलना सिखाते हैं कि भाई कैसे चलना है, तो वो आदमी भूल जाता है कि भाई मेरे को मूवमेंट कैसे करना है। यानी मेमोरीज डिलीट हो जाती है उसके दिमाग से, मेमोरी का तो सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे सीखा था। यस, मेमोरी का जैसे इसकी मोटर कंट्रोल, 2 प्रकार के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, सेंसरी कंट्रोल सिस्टम और मोटर कंट्रोल सिस्टम। सेंसरी कंट्रोल सिस्टम आम भाषा में समझे तो अपन हाथ टच करियो मत आगे, ये पता लग रहा है आपको, ठंडा गर्म का एहसास हो रहा है, ये अपने का सेंसरी सिस्टम हो गया। मोटर कंट्रोल का सिस्टम ये है कि मैं जो था ना खेल रही हूँ, वह चीज़ ने कर रिया, कि मैं कहती हूँ हाथ ने ऊँचो करो तो हाथ ऊँचो कर लियो, ये मोटर कंट्रोल सिस्टम है। जो आप कमांड दे रहा पेशेंट ने वो चीज़ कर रही हो, तो वह जैसे बंद हो जावे, वो आपको मतलब हो कि मोटर कंट्रोल सिस्टम उसका बंद हो गया, तो वो पैरालिसिस हो गया है। तो उस कंडीशन में उसको न्यूरोफिजिशियन के पास में उसका जाके उसको मेडिसिन चालू हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, उसके बाद में उसको फिजियोथेरेपी चालू हो जाएगी हैंड टू हैंड, तो उसके बाद में पेशेंट के चांसेस रहेंगे 99% रिकवर होने के। अच्छा, इसमें लकवे के अंदर मरने के चांसेस कितने % होते हैं? अगर उसका ब्रेन के अंदर केवल क्लोट ही आया है तो पेशेंट मरेगा नहीं, मरने के कोई चांसेस नहीं किए। नहीं, जैसे मैंने काफी जगह सुना है कि अचानक से कोई ब्रेन स्ट्रोक आया, हाँ, और इंसान वहीं खत्म, तो ये क्या सीन, ब्रश हो जाती है, वहाँ की जो नसें होती है ना वो ब्रश हो जाती है, तो उस केस में पेशेंट मर जाता है, डेड हो जाता है। इसमें क्या कंडीशन बनती है, किस कारण से वो एक साथ इतना सारा चीज हो जाती है? अगर पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एकदम से हाई हो गया है, तो ब्लड की सप्लाई ब्रेन में ज़्यादा हो जाए तो उस नसों के अंदर वो पूरा फट जाती है, नसें फट जाती है, जिसकी वजह से आदमी ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। और बीपी किस वजह से होता है, मतलब इसके सारे रूट कोज क्या है? वो दैनिक जीवन में क्या ऐसी चीज करा जिसकी वजह से उसके यहाँ पे क्लोटिंग भी बनी, प्लस वो इतना प्रेशर से ब्लड आया कि वो फट गया? देखो क्या अवॉइड करना चाहिए? देखो मोस्टली अपन ने चीज़ों को पहले टारगेट किया कि जो घी की चीज़ें होती हैं, तेल की चीज़ें होती है, कोलेस्ट्रॉल चीज़ें, वो चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फिजिकल मूवमेंट पे अपने को काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको हम बोल रहे हैं कि आप स्पीड से दौड़ो, आप नॉर्मल वॉकिंग भी करो, क्रॉस जॉगिंग भी करो, वो सफिशिएंट है, पर आपको थोड़ा खान पीन भी चेंज करना चाहिए, उसके साथ में थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस भी फ्री रहना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा है जो उसका एग्जाम आने वाला होता है, वो ज़्यादा सोचता है, टेंशन की वजह से भी उसकी नसें फट जाती है। ऐसा होता है? ऐसा भी होता है। क्या कुछ केसेस आपने देखे? बिल्कुल देखा है मैंने, जब मैं था उस टाइम आप बताना चाहो। मैं उदयपुर था, तब मैं एक पैसिफिक कॉलेज में एक बच्चा आया था जो मेरे क्लासमेट्स थे, उन्होंने देखा था उसको, तो वो बच्चा ज़्यादा टेंशन लेता था एग्ज़ाम की, ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन क्लोट हो गया और वो बच्चा डेड हो गया। तो अगर कहीं ना कहीं अपन ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं तो उस टाइम पे भी अपने को ऐसा हो सकता है। तो मेंटली स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, खान पीन पे पूरा फोकस करना चाहिए अपने को, और ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, और फिजिकल मूवमेंट करना चाहिए। एटलीस्ट हर आदमी को चाहिए कि कम से कम अगर अपने को यहाँ से किराने की दुकान पे जाना है या पास में कुछ जाना है तो साइकिलिंग का यूज़ करें। अगर जिसने इंसान ने अपनी दैनिक दिनचर्या में साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया है, उसकी मसल्स भी स्ट्रांग हो जाएगा, उसका कार्डियो सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा और फिजिकल मूवमेंट भी अच्छे हो जाएंगे उसके, जिसमें वो नी इंजरी से बच सकता है, घुटने के रिप्लेसमेंट से भी बच सकता है वो। तो इतना बड़ा रोल रहता है साइकिल का। और कुल मिला के इस पूरे फील्ड में आने के लिए, या फिर एक यूँ कहें कि एक स्पोर्ट्स का फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा एक स्टूडेंट को? ओके, अप्रोक्स 10 लाख अप्रोक्स 10 लाख के आसपास। 10 लाख के अप्रोक्स में, जिसमें उसका कॉलेज भी हो जाएगा और वहाँ का स्टे वगैरह वो सारी चीज़ें हो जाएगी। अब उसमें अब कॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज करते हो। अगर आप अमेरिका या ब्रिटेन की तरफ जाओगे तो वो बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर इंडिया या राजस्थान में आप करते हो तो 10 लाख से डाउन में भी आपका फिजियोथेरेपी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और इसका जो अर्निंग सोर्स मान के चले तो अर्निंग सोर्स के अगर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट है तो जैसे कि डॉक्टर अली ईरानी है जो कि अपने इंडियन टीम के पहले कोच वो फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो बताते हैं कि उनकी अर्निंग थी कि वो जितना एक खिलाड़ी को मिलता था, यानी एक उस टाइम पे MS धोनी को जो पेमेंट मिलता था या सचिन तेंदुलकर को जो पेमेंट मिलता था एक मैच का, उतना पेमेंट एक फिजियोथेरेपिस्ट को मिलता था वहाँ पे। एक एवरेज फिजियोथेरेपिस्ट की अगर अपन माने की अर्निंग कितनी हो सकती है, तो लाइक एक आइडिया जस्ट फॉर नॉलेज। ओके, अगर पेशेंट है, जैसे कोई भी, जैसे
अगर मेट्रो सिटी में ज़्यादा तो मेट्रो सिटी में अवेयरनेस ज़्यादा है, वहाँ पे पेशेंट का क्लाइंट रेशो भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे अच्छी इनकम है, अप्रॉक्स 60,000 से अबव है मंथली। यस मंथली। एक पेशेंट कितना खर्च करता है एक मेट्रो सिटी में वर्सेस एक नॉर्मल छोटी सी रूरल एरिया वाली सिटी के अंदर? ओके, रूरल एरिया के अंदर पेशेंट अगर फीस मिनिमम कॉस्टिंग मानूँ मैं फिजियोथेरेपिस्ट की, अगर यहाँ पे कोई पेशेंट आके ट्रीटमेंट लगना चाहता तो कंसल्टेंसी चार्जेस उसका 200 लग जाएगा, और एक दिन का ट्रीटमेंट कॉस्ट उसका 350 रुपये 400 रुपये हो जाएगा, मतलब 700 रुपये के अंदर में एवरेज पेशेंट को अच्छा मिल जाएगा। अब उसके पास में पेशेंट कितने आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है। एक मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि आप ऑफिस वर्क अगर कर रहे हो, कुर्सी पे बैठने का काम है या फिर बैठक का किसी भी तरह का आपका काम है, तो आप कमर को सीधी रखो, स्ट्रेट बैठो। लेकिन पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि ग्राउंड लेवल पे लोग इसको सुन के खुश होते हैं, उसके बाद वो उसको 2 दिन 3 दिन अप्लाई भी कर सकते हैं, बट रेगुलर अप्लाई करना आई डोंट थिंक सो कि इतना पॉसिबल है। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? कोई भी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो उस चीज़ को 100% चीज़ को सही करे। क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको प्रॉपर तरीके से पोस्चर में बैठना है। पोस्चर सीधा रखने का मतलब कि आपको बॉडी को सीधा अलाइन में रखना है, पर आप ऐसा पोस्चर कब तक कर पाओगे? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो इस चीज़ को मेरे को सोचना नहीं पड़े मेरा पोस्चर ऐसा कब बन जाए। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो आपका पोस्चर ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो जिम वाले जो लड़के जो जिम करते हैं उनका बॉडी इस प्रकार से वो चलते तो ऐसा चलते हैं, तो उनको राइट ऐसा स्ट्रेट चलते हैं, तो वो ऐसा थोड़ी कि वो सोच रहे हैं कि मेरे को ऐसा चलना है। उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर इस प्रकार से डेवलप होगी कि उनको ऑटोमेटिकली ऐसा रख रहे हैं, और वो जैसे बैठेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा। तो आपको अगर फिजिकल मूवमेंट करोगे, आप मसल्स को स्ट्रेंथ रखोगे या डेली जिमिंग कर रहे हो या फिजिकल, तो आपकी ऑलरेडी बॉडी मेंटेन हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर आप आलसी हो तो आप वैसे ही यूं ही बैठोगे, हाँ। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, जॉगिंग्स कर रहे हो, हाँ। अपने आप आपका रूटीन बन जाएगा वो तरोताजा बैठने का। बिल्कुल एकदम कि हाँ भाई यस। और जैसे कि आपका भी वर्क रहता है कि आप कंटिन्यू लैपटॉप पे वर्क करते हो ऐसा कुछ, तो उसके लिए मैं सिंपल सी एक स्ट्रेच बता देता हूं। जैसे कि मान लो मैं रात को वर्क करता हूँ लैपटॉप पे लेट नाइट तक 2-3 बजे तक मेरा काम होता है, तो यहाँ अगर दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास तो जब जाऊंगा लेकिन तुरंत रिलीफ पाने के लिए क्या करूं? ओके, तो देखो यहाँ क्योंकि हमारे महेश जी है, ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने देखा है कि इनका एडिटिंग वर्क रहता है। मतलब ये इन्हीं की बिहाफ में क्वेश्चन है, मेरा भी है बट इनका ज्यादा है। तो ये एक चीज को लेके बैठते हैं 8-8, 9-9 घंटे। राइट। अब उसमें और ऑप्शन भी नहीं है, क्या कर सकते हैं? भाई उठ तो सकते नहीं। अगर वो एडिटिंग पे बैठे हैं और 7-8 घंटे से बैठे हैं, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो वो ये रेगुलर अपना सकते हैं जिससे इनको फायदा मिले? देखो जैसे बैठते हैं ये, तो इनका कहीं ना कहीं आप लैपटॉप में ध्यान देते हैं या कंप्यूटर में, तो बॉडी आगे की तरफ हो जाती है, आगे की तरफ से फॉरवर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ की मांसपेशियाँ स्टिफ होना जाम होना स्टार्ट कर देती है। तो उस केस में क्या होता है कि मांसपेशी जाम हुई ना, तो उसको खोलना है और उसकी लेंथ बढ़ानी है, लंबाई बढ़ानी है। तो लंबाई अपन कैसे बढ़ाएंगे? सिंपल सा स्टेज है। ये वाला जो इस तरफ मेरे को पेन हो रहा है, तो इधर वाला जो हाथ है, जहाँ आप टेबल कुर्सी जिस पे बैठे हो, उसको नीचे से टाइटली होल्ड करना है अपने को, लाइक दिस कि ये मेरा हाथ है और मैंने यहाँ से होल्ड कर रखा है। दूसरा मेरा हाथ अपोजिट हाथ है, उसको मैंने कार के अपने ईयर के जस्ट ऊपर रखना है, इस प्रकार से प्लेस करना है। और जहाँ आप बता रहे हो कि यहाँ मेरे को पेन होता है, और नेक को ऐसे रोटेट करना है। अब आप सिंपल तरीके से देख पाओगे, यहाँ की जो मसल्स है पूरा आप डिटेल में देख पा रहे हो कि यहाँ की मसल स्ट्रेच हो रही है, पूरी खिंचाव आया, ये पूरा खिंचा हुआ है और क्लियर दिख रही है। अगर क्लियर दिख रही है ना, अगर मैंने इस चीज़ को 10 सेकंड तक मैंने होल्ड किया, 10 तक काउंट करूँगा तो इस मसल्स की लेंथ बढ़ जाएगी। बढ़ते ही जैसे आप छोड़ोगे ना, आपको एक्सट्रीम फील आएगा कि हाँ मज़ा आ गया। आप क्या मैं मतलब एक काउंटर क्वेश्चन इसमें ये है कि ये तो रिलीफ मिला, क्या ये टेम्परेरी रिलीफ है या सच में मुझे इससे फायदा होगा? नहीं, टेम्परेरी रिलीफ नहीं, इससे आपको फायदा हुआ है। अगर आप डेली ऐसे हर आधे घंटे में 1 घंटे में मेंटेन करते हो ना, तो आपको इश्यूज नहीं आएंगे। मतलब बैठना नहीं बैठना बराबर हो रहा है ना? यस डेफिनेटली। यस, इसी तरह की मेरे को 4-5 चीजें और बताओ ताकि हमारे दर्शकों को या फिर हमारी टीम को पर्सनली मुझे, जिससे जैसे सर्वाइकल का पेन का बताया, तो मैंने एक सिंपल सा स्टेज बताया। हाँ, ये आपका जो फिजियो है ये डायरेक्ट, इसमें ना कोई मशीन यूज होती है, ना टेबलेट्स, ना कुछ नहीं। तो जो आप कर सकते हो, कहीं ना कहीं हम भी घर पे बैठ के थोड़ा बहुत उसका 10% तो कर ही सकते हैं। जैसे मेरे पास में कोई विलेज से पेशेंट आया कि डॉक्टर साहब मैं तो यार 80-90 किलोमीटर रहूँ, मैं रोज थकान का नाच सकूँ, तो उसका हम इलाज कैसे करेंगे? तो उस पेशेंट मरीज को हम उस प्रकार की कसरत बताएंगे जो वो खुद ही कर सकता है। हाँ, तो मुझे ऐसी कुछ 5-10 जो भी आपको लगता है कि यार ये आपकी काम की चीजें हैं, इनको ले लो। डेली रूटीन में सबको काम पड़ता है, हर घर में काम पड़ता है। तो जो भी वर्किंग वुमेन है, मैन है, जो भी काम करते हैं, उनके लिए एक बार आप थोड़ा सा बताओ। जैसे कोई भी मैं एग्जांपल दे बता, जैसे सीए हो गया, सुनार हो गया,
और हीरे वाला हो गया काम, हीरे एडिटिंग वाले हो गए। एडिटिंग वाला हो गया, फोटोग्राफर हो गया, कंप्यूटर वाला हो गया, अकाउंट्स वाला हो गया, जिनके काम भी डेस्क जॉब वाले हैं, वो कंप्लेन करेंगे कि मेरे को गर्दन में दर्द होता है। तो गर्दन में क्या करना है अपने को, ये हाथ मैंने बताया था ऐसे करना है, दूसरा हाथ ऊपर करना है और सिंपल सा स्ट्रेच करना है, 10 सेकंड होल्ड करना है, ऐसा अपने को 10 बार करना है। इसके अंदर आपकी गर्दन एकदम रिलैक्स हो जाएगी बिना गोली दवाई। बिना गोली दवाई के। अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि यार तो हाथों में करंट जैसा लगता है, सुना लगता है, झंझनाहट, अब आप खुद भी डेमो करके देखो, हाथ को एक्सटेंड करो ऊपर बाहर की तरफ, आप खुद भी एक्सटेंड करो बाहर की तरफ, पंजे को ऊपर की तरफ लो, गर्दन को पूरा इधर चुको। अब आप फील करोगे कि आपकी जो मिडिल फिंगर है उस पे जोर आ रहा है, वहाँ तक आपको स्ट्रेच आ रहा है। तो आपकी इससे आपकी नर्व है ना, जो नस के अंदर तकलीफ है, उस नस में खिंचाव आ रहा है, जिसकी वजह से उस नस में अंदर खून की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो आपकी झुनझुनी हो रही ना, वो कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, जैसे पोस्चर मेरा ऐसे राउंडेड हो रहा है, तो उसको मेरे को सीधा कैसे करना है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, दोनों हाथ बेक में हो गए, अपन को ये मोमेंट हो गया, इससे भी आपका पोस्चर सीधा हो जाएगा। तीसरी चीज़, आप जहाँ पे भी बैठे हो, स्टूल लगाया अपन ने, दोनों हाथ यहाँ किए और ऊपर की तरफ स्ट्रेच दिया, इससे आपकी जो अकड़न है बैठे हुए वहाँ की, वो अकड़न भी फिनिश हो जाएगी। वापस डेस्क जॉब में बैठे हुए हैं, मूवमेंट कर लिया अपन ने जितना रेंज कर पा रहे हैं, तो बैठे बैठे आपने उठे भी नहीं और आपने बॉडी को रिलैक्स कर दिया, तो बिल्कुल 2 मिनट में काम हो गया। ये कोई गोली काम नहीं करी, कोई पेन किलर खाना नहीं पड़ा, किसी के पास जाना नहीं पड़ा, सेल पे कर पाए। तो अब जो दर्शक है 2 तरीके के देख रहे हैं। यस, एक तो वो जो देख के जैसे ही कटा और भूल जाएंगे, बिल्कुल, और एक वो दर्शक जो इसको अप्लाई करेंगे। यस, मैं दोनों के बारे में आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ कि दोनों को क्या लाभ मिला। देखो, सबसे बड़ी बात है कि प्रिंस भैया कि आपने जो पॉडकास्ट का प्लान किया, इसमें ना तो कोई मैं सेलिब्रिटी हूँ, ना कोई ऐसा जान पहचान बड़ा आदमी हूँ, फिर भी आपने मेरे को लोगों को भाव प्रकट करने के लिए जो स्थान दिया है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। मेरा टारगेट भी ये था कि देखो, मैं मेरे जिस गांव से निकला हूँ, तो वहाँ पे भी लोकल लोग, जो लोग पब्लिक रहती है, वो जो सामान्य इशू क्रिएट होता है, मेरे पास में एक ऐसा उपकरण होना चाहिए, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसकी वजह से मेरी आवाज़ उन तक पहुँच पाए। तो वो आवाज़ का बनने का आपने मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और वही चीज़ें मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर जो चीज़ें मैंने जो बताई है, उन लोगों को जो पूरा पॉडकास्ट देख के जिन चीज़ों ने लर्न किया, जो सीखा है, अगर वो ज़िंदगी में अप्लाई करना पड़ गया उनको, तो फालतू के खर्चे बच जाएंगे, डॉक्टर के जो पैसे की जो फीस लगती है वो पैसे बच जाएंगे उनके, और आराम से ज़िंदगी जीनी पड़ जाएगी। बाकी वही डिस्ट्रक्शन, कभी वो गोली खाई, कभी वो गोली खाई, गोलियाँ पेन किलर खा के किडनी को अफेक्ट करेंगे, ठीक करने के लिए गर्दन जाएंगे और ख़राब हो जाएगी किडनियाँ। तो इससे अच्छा है कि आप जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी, वो चीज़ों का आप ध्यान दें, साइकोलॉजिकल भी प्रिपेयर हो, मेंटली भी प्रिपेयर हो, और फिजिकली मूवमेंट भी स्टार्ट करो, और खान पीन भी आपका हेल्दी रखें। इनकी बात को मैं सिंप्लीफाई करके अपना पॉइंट ऐड करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि बड़ी से बड़ी बीमारी जो होती है उसका इलाज होता है छोटा सा, लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। Right. क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनको लगता है कि यार इतनी बड़ी बीमारी है, खाली आसान कर्मों थोड़ी ना ठीक हो जाए। हो जाए। कारण इतने बड़े डॉक्टर्स, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स और को भी सुनता हूँ, उनके भी सेम स्टेटमेंट्स होते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज होता है छोटा सा, अगर वो ध्यान रखे। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर एन एडिटर, अगर आप एक एडिटर हैं, प्रॉपर आप एडिटिंग करते हैं, दिन भर डेस्क वर्क है, सीए है या कोई भी है, इन चीज़ों को अगर रेगुलर अप्लाई करने लग गए, आदत बन गई, नियम बना दिए कि ये तो करना ही करना है, मेरे को नहीं लगता कि वो बीमारियाँ वापस आएगी। हालांकि मेरी बात अगर करके चलो तो फिजिकल फिट वी आर नॉट फिजिकल फिट, बट हम कोशिश करेंगे इन चीज़ों को दैनिक जीवन के अंदर लाके रूटीन में इन चीज़ों को करने की, ताकि बदलाव की ओर अपन जा सके। तो आप, मैं, सब मिलकर इसको आगे सफल बनाते हैं। और ये रहा आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा, क्या रहा, क्या नहीं रहा, आपके फीडबैक्स कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का और भी पॉडकास्ट आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कि किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं। उस टॉपिक के स्पेशलिस्ट को हम यहाँ लेके आएंगे और आपके साथ उनकी बातों को साझा करेंगे। बाकी जानते हैं डॉक्टर साहब से कि उनको यहाँ आके कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपकी टीम से मिलके, और आपने जो मेरे को मौका दिया है, मैं भी चाहता हूँ कि जितने भी ऑडियंस हैं यहाँ की वो समझ पाए। देखो, जो सिटी के लोग हैं, लोकल भिलवाड़ा के लोग हैं, तो वो तो अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि उनके आसपास में फिजियोथेरेपिस्ट के क्लिनिक होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं, तो वो तो समझ जाते हैं। पर अपना मोटिव ये था कि गांव के लोग भी उस चीज़ को समझे कि डॉक्टर साहब मेरे पास में आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो यार नीला पत्ता की गोली खा रहे जीवन में ठीक मिल जाए और वापस मैं ठीक न हो पाऊँ। तो उन चीज़ उनको भी लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कि केवल कसरत करेंगे उसमें उनको आराम हो जाए, जिनको उनका पैसा भी नहीं लगेगा और घर बैठे काम हो जाएगा, ताकि वो लोकल पब्लिक को भी, जो गरीब से गरीब आदमी है, उनको भी एक बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट और सही राह मिल जाए। इसका अपना उद्देश्य है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू। विल मीट यू सून। नमस्कार।